हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका अक्टूबर के महीने की प्लेसेस इन न्यूज़ की डिस्कशन में। इसमें हम पूरे महीने की प्लेसेस इन न्यूज़ को एक साथ डिस्कस करेंगे। आपको करना ये है कि आपको अपने साथ एक मैप रखना है या एक एटलस को ले लेना है और जितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको मार्क कर लेना है, ताकि आप एक ही बार में इन सब को एट द एंड ऑफ द मंथ या जब आप साथ रिवाइज करना चाहो उस एक मैप से या एक एटलस से ही रिवाइज कर पाओ। सो इस डिस्कशन में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट कि अगर आप आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस पे फोकस करते हो तभी एग्जाम आपके लिए इजी होता है, वरना कितना भी आप पढ़ते जाओ अगर आप उसको टेस्ट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपके लिए सृजन प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो चुका है 2025 के लिए, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज है और एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, जिसमें आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिलती है, डेली एमसीक्यू और मेंस की प्रैक्टिस मिलते हैं आपको, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, वीकली टेस्ट की प्रैक्टिस होगी। बैच स्टार्ट हो चुका है, ये 11,800 से स्टार्ट है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस में आपको मिलता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन आज की। पहला सवाल है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नॉर्थ पोल में है, साउथ पोल में है, कहां पर है? सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको पता है? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है साउथ पोल। तो साउथ पोल में अगर अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका के आसपास कौन से इंपॉर्टेंट सीज है? क्या आपको पता है वेडल सी कहां पर है, या और कोई सी जो उसके आसपास हो जिसका नाम आपको पता हो? नहीं पता तो याद रखना जरूरी है, हमने डिस्कस किया है, आज फिर करते हैं। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि ग्रीनरी बढ़ रही है। तो पूछा जा रहा है विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डिक्रीज इन सी आइस एक्सटेंट, इंक्रीज इन एयर एंड ग्राउंड टेम्परेचर्स, एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू वार्मर कंडीशंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। क्या इसका सही आंसर है बताइए मुझे, क्या लगता है आपको? सोचिए, तब तक हम दूसरे स्टेटमेंट पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ईस्ट एशिया समिट, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, पैसिफिक आइलैंड फोरम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए इनके कितने मेंबर्स हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। आसियान के कितने मेंबर्स हैं? 10। पैसिफिक आइलैंड फोरम के कितने मेंबर्स हैं? 18। साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम के मेंबर्स हैं 8 और ईस्ट एशिया समिट के मेंबर है 18। नहीं, इसमें आई थिंक 18 नहीं, इसमें हाँ 18 कंट्रीज हैं इसमें, सही है। तो बताइए क्या क्या कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जिसमें इंडिया मेंबर है? तो देखो पहली बात ना, आसियान के मेंबर्स के नाम आपको जुबान पर रटे होने चाहिए 10 के 10। तो इसके नाम हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रूनी, ठीक है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड। CLMVT, SIMPP, ये 10 कंट्रीज हैं आसियान की। पैसिफिक आइलैंड के 18 कंट्रीज में ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जो ये 8 मेंबर्स हैं साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम्स के, वो सारे मेंबर जो सार्क के मेंबर हैं इसके भी मेंबर्स हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स ईस्ट एशिया समिट में होते हैं। ये 10 के 10 प्लस 8 कंट्रीज और। ये 8 कंट्रीज कौन सी हैं? ये 8 कंट्रीज हैं इंडिया प्लस चाइना, जापान प्लस साउथ कोरिया, 4 हो गए, ठीक है। और अब देखो न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया 16 हो गए, और प्लस USA एंड रशिया, ये 18 कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट में। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ओनली 1 and 2। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ 3 and 4। इंडिया इनका डायलॉग पार्टनर है दोनों का, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। और पहले में देखिए ग्रीनरी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब उर्वरकता बढ़ती है किसी इलाके की, फर्टिलिटी बढ़ती है। फर्टिलिटी बढ़ने के लिए एक ठंडी जगह में आपको थोड़ी गर्मी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिल्कुल इस रीजन में गर्मी हल्की हल्की बढ़ रही है, आइस कम हो रही है और सॉइल क्रिएट हो रही है ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, जिसके कारण यहाँ पर वेजिटेशन बढ़ती दिख रही है। इसीलिए ऑल 3 आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब देखिए ये है आपका आसियान की 10 कंट्रीज, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। ये आपकी 10 कंट्रीज है। कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये भी आप देख लो यहाँ पर इजीली, हमने कई बार डिस्कस किया है। दूसरा जो हमने बात की पैसिफिक आइलैंड फोरम की, उसके 18 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, PNG, पलाउ, मॉरिस, मार्शल आइलैंड, सोलोमन, नाउरो, तुवालो, किरिबाती, सामोआ, कुक आइलैंड, फिर आपका टोंगा। ये आ गई आपकी वो कंट्रीज जो पार्ट है PIF का, पैसिफिक आइलैंड फोरम की कंट्रीज। 18 कंट्रीज यहाँ पर आती हैं। तो ये नाम वगैरह, और पैसिफिक आइलैंड में इंडिया ऑलरेडी सिचुएटेड नहीं है, तो इंडिया उसका मेंबर नहीं ही होगा। तो ये आपको दिख जाएगा, इसलिए जो स्टेटमेंट है उसके तीनों के आंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इजीली। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है नालामल्ला फॉरेस्ट। यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप की बात हो रही है, चेंचू ट्राइब्स। तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। चेंचू ट्राइब क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये हंटर गैदरर्स हैं और अभी इनके पास अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयमेंट की घटती ही जा रही है।
और इसीलिए काफ़ी दिक्कत में है। ये एक छोटी सी एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो असल में उड़ीसा से आती है। ये पीवीटीजीज जो है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसका पार्ट है। और मेजरली ये हंटिंग गैदरिंग का सहारा लेते हैं अपना जीवन काटने के लिए। मुख्य रूप से ये द्रविडियन लैंग्वेज तेलुगु बोलते हैं और इनके डायलेक्ट्स हैं चेंचुकुलम और चेंचुआर। ये हो गई चेंचूस की बात। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये लोकेशन आप याद रखना, चेंचूस कहाँ पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूडान। अब सूडान की आर्म फोर्सेस ने एक बड़ा वहाँ पर युद्ध छेड़ दिया है वहाँ की पैरामिलिट्री के खिलाफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ। और जगह जो न्यूज़ में है वो है खार्तुम और बहरी। खार्तुम प्रोविंस वो जगह है जहाँ पर नाइल रिवर क्या होती है वहाँ। खार्तुम से कौन सी नाइल रिवर जुड़ी हुई? खार्तुम वो जगह है जहाँ ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों आके साथ में मिलती है, उसे खार्तुम कहते हैं। उस जगह का नाम खार्तुम है। और बहरी दोनों ही सूडान में है। यहाँ पर कंसिस्टेंटली एक सिविल वॉर से छिड़ी हुई है। इस रीजन में हमेशा सिविल वॉर छिड़ी ही होती है। और सूडान अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। 7 कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है, रेड सी के पास है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक पोर्ट सूडान है जिसमें चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जरा सूडान की ज्योग्राफी वगैरह समझ लो, कहाँ इतनी जंग क्यों छिड़ रही है और कौन सा रीजन है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लगातार होता रहता है। सूडान यहाँ पर है। इजिप्ट के ठीक नीचे अगर आप आते हो रेड सी पे तो आपको सूडान मिलता है। और यहाँ पर है पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान के पास में ये रेड सी हिल्स है। यहाँ पर रेड सी है और सामने ही रेड सी हिल्स है। इसके पास एक बड़ा डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ही आपकी वाइट नाइल और ब्लू नाइल आके मिलती हैं खार्तुम में ही। ठीक है, तो नूबियन डेजर्ट यहीं पर है। और अगर आप खार्तुम से थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा मारा माउंटेन्स। और मारा माउंटेन्स के ऊपर है लीबियन डेजर्ट। मारा माउंटेन के पास ही जो रीजन है उसे कहते हैं दारफुर का रीजन। दारफुर के रीजन में बहुत सारी सिविल वॉर छिड़ी हुई है। इट्स अ वेरी प्रोमिनेंटली डिस्टर्ब्ड रीजन जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और चैड के बॉर्डर से लगता है। दारफुर यहाँ पर हमेशा जंग होती रहती है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर। तो ये जगह पहचानिए कि सूडान को अगर मैं बताऊँ तो वर्ल्ड मैप पे आप सोचो, इजिप्ट के ठीक नीचे रेड सी माउंटेन्स है और वो वाला इलाका सूडान का है। सूडान की सीमा चैड, लीबिया से लगती है, सेंट्रल रिपब्लिक से लगती है। जहाँ पर लगेगी वहाँ पर मारा माउंटेन्स है और उसी रीजन में दारफुर का प्रोविंस है जहाँ बहुत तबाही का आलम है। और यहाँ आपको नूबा माउंटेन्स दिखते हैं। नूबा माउंटेन्स आप याद ना भी रखो, खार्तुम को तो नाम याद जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पर खार्तुम के ही इलाके में वाइट और ब्लू नाइल मिलती है। प्लस खार्तुम से अगर आप वेस्ट की तरफ जाओ तो वहाँ आपको मिलेगा दारफूर का रीजन जहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए पड़े हैं। ऊपर नूबियन डेजर्ट है, काफ़ी प्रोमिनेंट जगह है वो भी। रेड सी हिल्स हो गए और उसके साइड में आपकी फिर रेड सी आ गई। तो इसकी बाउंड्री देखो कहाँ कहाँ लग रही है। एशिया से लग रही है, इजिप्ट से लग रही है, रेड सी तो लगी रही है, लीबिया, चैड, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, साउथ सूडान और इथियोपिया से लग रही है। इथियोपिया इज लैंड लॉक कंट्री, याद रखिए। सूडान और इथियोपिया के बीच में विवाद भी था क्योंकि वो ग्रेट रेनाइसा डैम बना रहे हैं नाइल के ऊपर, उसके ऊपर। तो ज़रा अफ्रीका का एक बार ब्रॉड आस्पेक्ट देख लो। जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो स्टार्ट होता है। सबसे ऊपर के रीजन में आपको एटलस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। एटलस माउंटेन के नीचे आपको दिखता है सहारा का डेजर्ट। ठीक है, पहले माउंटेन आए तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश नहीं हो पाएगी ज़्यादा। बारिश नहीं होगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो ये पूरे रीजन में डेजर्ट बन जाएगा, जो डेजर्ट है यहाँ। और इसी डेजर्टी रीजन के बाद आता है सहेल का रीजन। ये वो रीजन है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ये डेजर्ट और आप कह सकते हो ग्रीनरी के बीच का ट्रांजिशन जोन है, इसीलिए इसे सहेल का रीजन कहते हैं। सहेल के रीजन के नीचे आप आओ तो आपको घास के मैदान दिखते हैं। उसके नीचे आपको ट्रॉपिकल इलाका मिलता है यहाँ पर वेस्टर्न अफ्रीका में, इस रीजन में। ठीक है, तो ये वो आप कह सकते हो कि उसके नीचे और आओगे फिर यहाँ नीचे रेन शेडो जोप है, केप ऑफ गुड होप के पास आपको दिखेगा कालाहारी डेजर्ट, नामीबिया डेजर्ट। इधर फिर आपको डार्केंसबर्ग माउंटेन्स मिलते हैं। इधर आपको स्वाहिल कोस्ट के पास ग्रेट रिफ्ट वैली मिलती है। और यहाँ है इथियोपियन हाईलैंड्स, यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये कौन सा देश होगा? सोमालिया। सोमालिया के नीचे कौन सी कंट्री आएगी? ये तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर के सामने कौन सी कंट्री आएगी? मोज़ेम्बिक। मोज़ेम्बिक के ऊपर कौन सी कंट्री आएगी? तंजानिया। उसके ऊपर कौन सी कंट्री आएगी? सोमालिया। सोमालिया के ऊपर कौन सी कंट्री आएगी? इरिशिया। इरिशिया के ऊपर कौन सी कंट्री आएगी? इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी कंट्री बाय कंट्री। हमने पिछले वीडियोस में भी क्लियरली एक एक करके कंट्री को याद किया था, तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पहले ज्योग्राफी को देखते हैं। एटलस, सहारा, सहारा के बाद सहेल का रीजन, सहेल के बाद आपकी जो ये आपका पूरा इलाका है ग्रासलैंड का। ठीक है, उसके बाद आपके फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ गए, नीचे फिर आपके माउंटेन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, डेजर्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका अफ्रीका का एक ब्रॉड सा मैप। इसमें सूडान कहाँ पर है? तो यहाँ रेड सी में, यहाँ ये जो रीजन है सूडान का, वो सूडान का रीजन है। खासतौर पर खार्तुम यहाँ पर बनती है जहाँ ब्लू और वाइट नाइल मिलती है। ये सूडान का रीजन है। यहाँ पर है दारफूर का रीजन। दारफूर में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है बहुत बड़ा।
तो इसलिए वो जगह आपको याद रखनी पड़ेगी। ये है दारफुर का रीजन जो चैड और सेंट्रल एशियन रीजन के साथ जो इलाका जहाँ कॉन्फ्लिक्ट का है वो। यहाँ पर है पोर्ट सूडान, ये है खार्तूम। ठीक, तो ये लोकेशंस याद रहेगी। यहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता है दारफुर के रीजन में, प्लस साउथ कोर्दोफान और अबी का रीजन है। अबी का रीजन इनका साउथ सूडान के बाद है। सूडान से टूट के साउथ सूडान बना था, जिसको आप जो न्यूएस्ट रिपब्लिक है वो कह सकते हैं। और यहीं इनकी राजधानी है जूबा। और यहीं पर आबे के आसपास काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है आबे, और इधर ब्लू नाइल स्टेट है जहाँ इथोपिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो सूडान में दारफुर कहाँ पर है, आबे कहाँ पर है, खार्तूम कहाँ पर है, ये लोकेशंस और इनकी रेलेवेंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। आगे बढ़े, चलिए। अब इसके आसपास क्या क्या लोकेशंस है। नूबियन डेजर्ट कहाँ पर है, मैंने दिखा दिया, नॉर्थ में है, इसके ऊपर यानी रेड सी के जस्ट साइड में, रेड सी माउंटेन्स की साइड में। नाइल रिवर वैली भी दिख गई हमें, मारा माउंटेन्स, दारफुर का प्लेट्यू भी देख लिया हमने, रेड सी हिल्स भी हमें पता है कहाँ पर है। लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका की है और अरब लीग की पार्ट थी। फिर साउथ सूडान इसमें से निकल के 2011 में आज़ाद हुई है। और साउथ सूडान के पास ही जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उनमें आप देख सकते हो आबी का इलाका और ब्लू नाइल स्टेट की बात है, और साइड कोर्दोफान की बात है। कोर्दोफान, नाइल और अबी, ये रीजन साउथ सूडान के पास मिलते हैं। वॉर जोन खार्तूम, बहरी, ओमदुरान, पोर्ट सूडान, अल फशीर, दारफुर, कोर्दोफान, इन सभी इलाकों में वॉर चल रही है, सिविल वॉर छिड़ी हुई है। तो सूडान में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस जो लोकेशन को मार्क करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि आप इसको मिस ना करो कभी। ठीक है, यहाँ इरिशिया है नीचे, ठीक है, उसके नीचे जिबूटी आएगा, जिबूटी के नीचे आपका सोमालिया आ जाएगा। ठीक, ये रहा इथोपिया, इथोपिया के नीचे आप इस तरह जाओगे तो आपको अलग अलग रीजन देखने को मिलेंगे। ठीक, इसकी बाउंड्री लगती है चैड से, लीबिया से, इजिप्ट से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, इरिशिया और रेड सी से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इसके जोग्राफिकल रीजन्स आसपास। अफ्रीका को भी मेजरली हमने थोड़ा सा देख लिया। अगले टॉपिक पे आते हैं जो यूएई के साथ है। इंडिया और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और यूएई का विवाद ईरान के साथ है। तो यूएई और ईरान के बीच में क्या विवाद है पहले वो देखते हैं। जो वर्ल्ड मैप आप देखोगे ना, तो जो पर्शियन गल्फ है, मैं एक आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये पर्शियन गल्फ है, ये हिस्सा पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ में ही आपका यहाँ जो रीजन है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है हल्का सा, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये जो इलाका छोटा सा दिख रहा है आपको, दिस इज, ये जो है ये है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये बीच में जिसको जोड़ता है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही यूएई, ईरान और ओमान की कंट्रीज आती है जहाँ पर है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। हम पहले इसको एक बार कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पर ही कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे बंदर अब्बास हो गया, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ही है कुछ आइलैंड को लेके, अबू मूसा। ठीक है, ये वो ऐसे आइलैंड है, यहाँ 2-3 आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स। ये असल में यूएई क्लेम करता है कि उनका है, लेकिन 1971 से ही वो ईरान के कब्जे में, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, जिनमें आपके हो गए तूम्ब, ग्रेटर तूम्ब, अबू मूसा, ये सारे आइलैंड जो हैं ये असल में यूएई क्लेम करता है। यूएई यहाँ पर है, इधर ऊपर टिप पे ओमान है। ठीक है, फिर देखिए ये ओमान है, ये यूएई है। ठीक है, तो यहाँ जो तूम्ब आइलैंड्स हैं, तूम्ब आइलैंड्स और ये सारे आइलैंड असल में ईरान के कब्जे में हैं। तूम्ब आइलैंड्स और अबू मूसा जो कि कहता है यूएई की उसके आइलैंड है, तो उसके ऊपर कब्जा जमा के रखा हुआ ईरान ने। और यूएई के साथ इंडिया का एग्रीमेंट क्या हुआ है कि इंडिया इनके साथ ऑलरेडी डिफेंस और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पार्टनरशिप कर रहा है। अब इंडिया यूएई मिलके जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी काम कर चुके हैं, वहाँ पर भी एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो यूएई भारत में बहुत सा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी इनके साथ कोलेब्रेशन हो रही है। पर इनका एक विवाद ईरान के साथ भी है। और ईरान अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है, ईरान इजराइल के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस मिडिल ईस्ट के इस पूरे मैप को समझना ज़रूरी है कि ईरान और यूएई में कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो तूम्ब आइलैंड्स हैं, जो अबू मूसा के आइलैंड्स हैं, यहाँ पर विवाद है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे ये जो सींग सी निकलती है, इसके ऊपर ओमान है, नीचे यहाँ पर यूएई है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर है पर्शियन गल्फ। ठीक है, यहाँ जो आपको छोटा सा अलग सा आइलैंड दिखता है ईरान से टूट के थोड़ा सा अलग सा पेनिनसुला, वो है क्वेश्मा आइलैंड। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यूएई को जब आप देखें तो मेजर जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर ये आपको दिखेंगे, यहीं पर जहाँ पर जबेल अली का पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ शारजा है, पाम आइलैंड आ गए दुबई के फेमस,
ठीक। तो अजमन, अबू अल अयाद, दास, दोहा, दालमा, ये इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको पता ही है कि यूएई के काफ़ी फेमस जगहों में से एक है ये। और यहीं पर अल फुजरिया का रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई पूरी की पूरी। यहाँ पर ओमान है जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक, ये वो आइलैंड्स है जिनके ऊपर कब्जा जमा के ईरान बैठा हुआ है, जो असल में यूएई क्लेम करती है कि उनका है, इसलिए ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है इनका। तो ये इसकी बेसिक ज्योग्राफी हो गई। अब ईरान की बात ये भी है कि ईरान ने फाता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज़ किया जब उन्होंने युद्ध किया इसराइल से हाल में ही, उनके ऊपर अटैक किया है लगातार। तो ईरान कहाँ लोकेटेड है और फाता 2 का इस्तेमाल उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि बहुत डिस्टेंस है इसराइल और ईरान के बीच में। और ईरान, याद रखिए, एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। ये देखिए, ये है ईरान। ठीक है, ईरान इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। ठीक, इराक इज ऑल्सो अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। ठीक है, सीरिया में शिया से ज़्यादा सुन्नी है, लेकिन यहाँ के जो रूलर हैं बशर अल असद, ही इज़ ऑल्सो अ शिया लीडर। तो शिया लीडरशिप है, मतलब शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट है यहाँ पर, तो इसलिए शिया का कंट्रोल सीरिया में भी है। ठीक है, इराक में भी है, ईरान में भी है, और यहाँ लेबनान में कंट्रोल है भी किस ग्रुप का? तो लेबनान में कंट्रोल है मेजरली हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह अगेन इज अ ग्रुप विच इज़ अ शिया ग्रुप, और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेबनान से लेके सीरिया, इराक, ईरान तक, अब देख रहे हो ये पूरा रीजन है, ये शिया आर्क ऑफ रेसिस्टेंस है, आर्क ऑफ रेसिस्टेंस। और किससे रेसिस्ट कर रहे हैं? ये मेनली रेसिस्ट कर रहे हैं इसराइल से, और प्लस सऊदी अरेबिया या ओमान या यूएई, जो मेजर सुन्नी स्टेट्स हैं, इनको भी ये लगातार सीधा सीधा विरोध करते हैं, इनके खिलाफ खड़े रहते हैं। तो इसे कहते हैं आर्क ऑफ रेसिस्टेंस, जो ईरान से लेकर लेबनान तक छाया हुआ है। ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान में, जिनमें इराक के लीडरशिप को, इराक के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको ईरान की IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये इनकी एक विंग है, उसकी कुद्स आर्मी है, जो विशेष तौर पे बाहर के देशों में युद्ध लड़ने में कामयाब है और बाहर के देशों से को सपोर्ट करती है इसराइल या वेस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये है आर्क ऑफ रेसिस्टेंस। ईरान कहाँ है, इराक कहाँ है, सीरिया कहाँ है, लेबनान कहाँ है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि आपको यहाँ पर ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ हैं इस रीजन में। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपसे। इंडिया तो पता ही है अपनी यारी, इंडिया के बाद आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, इतना तो आपको याद रहेगा, सार्क की कंट्रीज़ हैं। इसके बाद ईरान, ईरान का बाउंडर लगेगा इराक से। यहाँ पर छोटी सी कंट्री कौन सी है? कुवैत। इधर है सीरिया, इधर है लेबनान, लेबनान के ठीक नीचे है इसराइल, इसराइल के नीचे ये हिस्सा है वेस्ट बैंक का, ये है गाज़ा, ये है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन के नीचे ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया के नीचे है यमन, यमन के नीचे है ओमान। ठीक है, हमें पता है ये यूएई है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कुवैत है। ठीक, अब बहरीन और ओमान, ओमान आपको पता है कहाँ पर है? यहाँ पर ओमान है, ये आपका बहरीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको पूरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आपको याद होगी। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर इजिप्ट है, अफ्रीका वाला, ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का ही पार्ट है। उसके बाद इसराइल, इसराइल के ऊपर लेबनान, लेबनान के ऊपर सीरिया, सीरिया के बाद इराक, इराक के बाद ईरान, ईरान के बाद अफगानिस्तान। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, ओमान, यमन। ठीक है, अब इसी में फिर ये रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच के रीजन की सारी कंट्री आपको याद होनी चाहिए, यही मेजरली मिडिल ईस्ट कहलाती है। अफ्रीका में भी हमने सूडान को डिस्कस किया था, ये कौन सा रीजन है? दारफूर का रीजन है। ठीक है, इजिप्ट, सूडान, कौन सी कंट्री है ये? इरिशिया, जिबूटी, सोमालिया, इथियोपिया। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है बताइए मुझे? ये लीबिया आ गया, यहाँ पे लीबियन डेजर्ट था, यहाँ रेड सी माउंटेन्स हैं, लेप्सी माउंटेन्स की वजह से कौन से वहाँ पर डेजर्ट बनते हैं? डेजर्ट कौन से भी डिस्कस किए हमने सूडान के ऊपर। देखिए, याद ऐसी चीज़ें रहेंगी आपको। डेजर्ट कौन सा था, नाम बताइए उसका मुझे। तो मेजरली मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको याद नहीं, आप जाके देखिए। तो इससे हमने जो कंट्रीज है यहाँ की रिवाइज कर ली। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। वैसे ये है बाब अल मंदेब, एक स्ट्रेट मतलब वो एक पतली सी पानी का हिस्सा जो कि दो मेजर वाटर बॉडीज को जोड़ता है। यहाँ छोटा सा इलाका है एंटर करने के लिए, तो इसे स्ट्रेट कहेंगे। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदेब। और यहीं यमन में बैठा हुआ है, इस रीजन में हाउतीज का गढ़ है। यहाँ हाउती ग्रुप्स हैं, हाउतीज को भी ईरान सपोर्ट करता है, वो भी एक शिया ग्रुप है। और ये आपका स्वेज और अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है जो इसराइल तक जाता है, ये गल्फ ऑफ स्वेज है। ठीक, ये हो गई बेसिक ज्योग्राफी, हमने कई बार रिवाइज किया, आई होप आपको क्लियर होगी।
ऊपर कैस्पियन सी है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। ठीक, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट ने इंडिया की विजिट की। मालदीव के प्रेसिडेंट ने इंडिया में विजिट करके कहा है कि वो इंडियन टूरिस्ट को वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि भारत के कुछ अगर मिलिट्री पर्सनल्स वहां पर काम करना चाहें किसी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर तो कर सकते हैं। मोहम्मद मुइजू, और ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में रन किया था। तो कहानी क्यों पलट गई भाई? इसलिए पलट गई कि यहाँ पे इनको 500 मिलियन के आसपास का लॉस हो गया, इंडियन टूरिस्ट वहां नहीं गए, इसीलिए ये लगातार डूब रहे हैं डेट में, और डेट में आने की वजह से इन्हें जरूरत है भारत की। तो चाइना का जो प्रेम था वो कमजोर पड़ रहा है, इंडिया के करीब आना दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। अभी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करूंगा, मालदीव की लोकेशन डिस्कस करूंगा। मालदीव कहां पर है? यहाँ पर माले की कैपिटल है, और ये आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन में है भारत के। अगर आप वेस्टर्न टिप पे आओ तो यहाँ आपको दिखेगा लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के बाद ही मालदीव्स है, और मालदीव से थोड़ा नीचे आ जाओ तो चेगोज आइलैंड है। अब चेगोज आइलैंड भी न्यूज़ में है। चेगोज आइलैंड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चेगोज आइलैंड पहले ब्रिटिश की इंडियन ओशन ओवरसीज टेरिटरी कहलाती थी। ब्रिटेन ने इसके ऊपर कब्जा जमा के रखा था। अब इन्होंने ये वापस कर दिया है किसको? जिसका ये था। चेगोज आइलैंड वाज बेसिकली मॉरिशस का है, तो ये उन्होंने मॉरिशस को वापस कर दिया एक एग्रीमेंट के तहत। और इसी चेगोज आइलैंड के पास एक और बड़ा सा हिस्सा है जिसे कहते हैं डीगो ग्रेशिया, और डीगो ग्रेशिया में अभी तक अमेरिका की बेस है जो अब वहां पे बनी रहेगी। पहले वो देख लेते हैं कहां पर है। मॉरिशस मेडागास्कर के जस्ट पास, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ अफ्रीका आ गया, सोमालिया। कौन सा देश है ये बताओ मुझे, कौन सी कंट्री है जिसकी बाउंड्री लेक विक्टोरिया से भी मिलती है? क्या ये युगांडा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ तंजानिया है, ठीक है, ये मोज़ेम्बिक है, ये साउथ अफ्रीका। ये कंट्री कौन सी पता होना चाहिए आपको यार, कीनिया है ये, ठीक है। ये ऊपर आपका आ गया सूडान, ठीक है, नीचे आ गया साउथ सूडान। तो इस तरह आप ज्योग्राफी याद करते हैं। नीचे यहाँ पर मॉरिशस है, और विवाद जिस आइलैंड को लेकर है वो है मॉरिशस को वापस जो किया गया वो है चेगोज आइलैंड के नीचे ही है डीगो ग्रेशिया, ठीक है। डीगो ग्रेशिया कहाँ पर है ज़रा देख लें। चेगोज ये आर्किपेलागो की अगर आप देखें ना आइलैंड्स, तो इसमें आपको दिखेगा डीगो ग्रेशिया। ये रहा डीगो ग्रेशिया। ये असल में अमेरिका की बेस है यहाँ पर। तो यहाँ होने की वजह से अमेरिका इस रीजन में, यहाँ से कोई शिप की मूवमेंट हो या यहाँ से कोई मूवमेंट हो या स्टेट ऑफ मलक्का के पास कोई जाए या पर्शियन गल्फ या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज या केप ऑफ गुड होप, इन सभी इलाकों के ऊपर नज़र रख सकती है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उनके लिए डीगो ग्रेशिया, ठीक है। डीगो ग्रेशिया यहाँ पर है, इसके ठीक ऊपर चेगोज आर्किपेलागो है जो वापस मिल गया किसको? सेशल्स को। और इसके ठीक ऊपर है मालदीव्स जहाँ पर चाइना अपने पैर पसार रहा था। तो चेगोज और डीगो ग्रेशिया में क्योंकि अमेरिका बैठा हुआ है, उनकी मिलिट्री बेस है, तो वो मालदीव्स के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ चाइना के कदम ना बढ़े। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। सेशल्स, मॉरिशस यहाँ लोकेटेड है। ये दोनों आइलैंड्स इंडिया के क्लोज हैं, ठीक। सो वी नो दिस चेगोज, डीगो ग्रेशिया, मॉरिशस, सेशल्स कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, वी अंडरस्टैंड दिस। इस पर कोई डाउट आई होप नहीं होगा। अभी हम दोबारा एक बार आते हैं मालदीव्स के ऊपर। मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जो सार्क का पार्ट है, इंडिया की क्लोज कंट्री है, जहाँ पर इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर रिसेंटली ये थोड़े चाइना के करीब जाने लग गए। लेकिन जब इनके ऊपर विपदा आई है तो दोबारा ये भारत के ही खेमे में आ चुके हैं। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अटोल्स हैं, हालीफू, शेवियानी, रास, बा, माली इनका कैपिटल है, और फाफू अटोल हो गया, सिनू अटोल हो गया, ये मेजर इनके अटोल्स हैं। उतनी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस किसके बीच में है ये। तो उनके एक तरफ लक्षद्वीप सी है और एक तरफ अरेबियन सी है, ये आ रही है लक्षद्वीप से ठीक नीचे। इसको अंडमान निकोबार के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। मालदीव से याद आ गया, ठीक है। यहीं पर चेगोज आइलैंड है, नीचे डीगो ग्रेशिया आ गया, इधर सेशल्स आ गया, नीचे उसके मॉरिशस आ गया। अब सेशल्स मॉरिशस ऐसे देश है ना, मैं फिर एक बार लेके चलता हूँ आपको। सेशल्स और मॉरिशस जहाँ इंडिया अपना ओवरसीज बेस बनाना चाहता है, क्योंकि इन दोनों देशों में बहुत सी मात्रा में इंडियन ऑरिजिन लोग बहुत सारे हैं, इंडियन ऑरिजिन पॉपुलेशन बहुत सारी है, ठीक है। इसलिए भारत यहाँ पर अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि अगर चेगोज आइलैंड ब्रिटेन ने वापस कर दिए मॉरिशस को, तो क्योंकि भारत उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है। एक बार फिर कंट्रीज बताता हूँ। इजिप्ट, ये कौन सा देश है? सूडान, ये कौन सा देश है? इरिशिया, ये कौन सा देश है? बताओ जहाँ सारी मिलिट्री बेसिस होती है बाकी देशों की। जिबूटी, इट इज़ सोमालिया, दिस इज़ कीनिया, दिस इज़ तंजानिया, मोज़ेम्बिक, साउथ अफ्रीका। तो ये एक कोस्ट हमने इस तरह से कवर कर ली, ठीक है। हमने पिछली कोस्ट जो है वो पिछले वीडियोस में कवर करी थी। यहाँ देख लो, इथोपिया है, इथोपिया के ऊपर ये इजिप्ट है। ये कौन सी कंट्री है? सॉरी, इजिप्ट, इथोपिया,
सूडान, साउथ सूडान, चैड, युगांडा। इस तरह आप कंट्रीज को एक एक करके याद कर सकते हो, इस तरह चीज़ें रिवाइज होती हैं। तो अभी मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, चेगोज आइलैंड कहाँ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आपको याद हो गई। मॉरिशस जिसको आइलैंड वापस किया गया, वहाँ भारी मात्रा में इंडियन पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। और मालदीव्स वो कंट्री है जो भारत से दूर जाने के बाद दोबारा भारत के करीब आ गई है। तो इस मैप से एक बार इसको दोबारा से देख लो। इंडिया, इंडिया के नीचे मालदीव्स, मालदीव्स के नीचे चेगोज आइलैंड, इसके ठीक निचला हिस्सा है डीगो ग्रीशिया का, इधर है सेशल्स, नीचे है सॉरी आपका मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस मालदीव्स में कंफ्यूज मत होना। ठीक, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे से भी आप उसको देख सकते हो। अब इंडिया के साथ एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसका पार्ट है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस। पहले 3 देश थे, फिर इसमें अभी 5 देश आ चुके हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस। सेशल्स इसका ऑब्जर्वर है, कोलंबो में इसका सेक्रेटेरिएट है। तो यहाँ की सारी कंट्रीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंडिया, श्रीलंका तो कर ही सकते हो, यहाँ मालदीव्स है, बांग्लादेश तो ये रहा ऊपर। ठीक है, मॉरिशस यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक, तो याद आ जाएगा आसानी से, सेशल्स इसका ऑब्जर्वर है। ठीक, तो ये चीज़ें भी याद रखने लायक हैं जो आई होप आपको अब याद हो गई होंगी। अब आते हैं ग्रीन पैच। अंटार्कटिका में ग्रीन पैच बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं भाई? वहाँ पे देखा गया कि इस आर्कटिक पेनिनसुला के ऊपर लगातार ग्रीनिटी बढ़ रही है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ़ पिघल रही है। इसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन कवर बढ़ रहा है, जो आपको मैप्स के थ्रू देखने को मिल जाएगा। ये असल में एक रिसर्च पेपर है, उसने ऐसा दावा किया जो क्लियरली दिखता भी है। तो ये बहुत चिंता का विषय, यानी वहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी हैं तो देखें। एक तरफ तो ये आपका अंटार्कटिका है, जिसे हम साउथ पोल भी कहते हैं, साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे, इसलिए इसको साउथ पोल कह सकते हैं। याद रखने की सिंपल ट्रिक। नॉर्थ में ऊपर रशिया के ऊपर है नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ अमेरिका के नीचे साउथ पोल है, विच इज अंटार्कटिका। यहाँ पर क्या मिलते हैं? पेंगुइन मिलते हैं या फिर यहाँ पर पोलर बेयर मिलते हैं? ये बताइए। पोलर बेयर और पेंगुइन ऐसी जीव हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि एक नॉर्थ में एक साउथ में। कौन सा कहाँ है ये बताइए कमेंट सेक्शन में। इजी पीजी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, इसके एक तरफ है वेडल सी, वेडल सी के ठीक अपोजिट है रॉस सी। रॉस सी की खास बात यह है कि रॉस सी के जस्ट ऊपर रॉस आइस शेल्फ है और वेडल के सामने रॉन आइस शेल्फ है। हमने पहले भी डिस्कस किया ये वेडल सी, रॉन आइस शेल्फ, रॉस सी, रॉस आइस शेल्फ। और ये नॉर्थ साउथ हो गया। अगर आप ईस्ट में जाओ तो वहाँ पे डेविस सी है, और अगर आप वेस्ट में जाओ तो वहाँ पर एमंडसन सी है और पाइन आइलैंड बे है। एमंडसन सी, डेविस सी, रॉस सी, वेडल सी। तो यहाँ पर रॉन आइस शेल और रॉस आइस शेल है। ये नाम चारों, ये जो है क्वाड्रिलेटरल, ये आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप इजीली अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आए तो उसको रिवाइज कर पाओ। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर? अब ग्रीनरी बढ़ती जा रही है, जो बहुत बड़ी दिक्कत का विषय दुनिया भर में बन चुका है। अब देखो इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्री है। तो इधर साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका, इधर अंटार्कटिका, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया आ गया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड के आसपास। तो ये पूरा रीजन रॉस सी, रॉस आइस शेल्फ, वेडल सी, रॉन आइस शेल्फ, और यहाँ आपके ऑडमंड सी इस साइड आ गया, और इधर डेविस सी आ गया। चारों के चारों सीज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया अंटार्कटिका की बात। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है। मैं इसी की वजह से कह रहा था कि एल्बिडो इफेक्ट या बाहर की स्पीसीज का अटैक बढ़ जाएगा, जिससे अंटार्कटिका पिघल सकता है। अब बात आती है आकाश तीर सिस्टम की। आकाश तीर इंडिया का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डेवलप कर रहा है। ये रॉकेट्स और मिसाइल से सेफगार्ड करेगा ग्लोबल थ्रेट के रिस्पॉन्स में। तो ये आकाश तीर सिस्टम कुछ इस तरह से दिखता है। लोकेशन के लिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिया की सेफ्टी का पॉइंट आता है, तो इंडिया के आसपास कौन सी कंट्री है साउथ एशिया की, आपको पता ही है, तो ये उनसे प्रोटेक्ट करेगा इंडिया को। With reference to UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। अब पहला सवाल, पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज होते कहाँ पर है, क्या लोकेशन है उनकी। दूसरा, इसको लेके 2 स्टेटमेंट है। इट ऑपरेट्स इन गाजा, इजराइल, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एज वेल एज इन लेबनन, सीरिया एंड जॉर्डन। इट इज़ फंडेड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम US, जर्मनी एंड द यूरोपियन यूनियन। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, याद रखिए UNRWA काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, तो कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है? लेबनन में, सीरिया में, क्या जॉर्डन में भी है या नहीं है, क्या किसी और देश में भी है, कैसे इसको फंड किया जाता है, जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए क्या सही आंसर है इसका, क्योंकि एरिया तो न्यूज़ में है ही है। दूसरा, करंट ब्रिक्स मेंबर्स में से किसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंडोर्स करने का फैसला किया कि अब वो इसको एंडोर्स नहीं करेंगे, यानी इसके पार्ट नहीं बनेंगे? कौन कौन है? ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं भाई? हम अभी तक 5 जानते थे, ब्रिक्स प्लस में 5+4 नए मेंबर्स आए हैं, तो 4 और मेंबर्स कौन कौन से हैं? क्या नाम है उनके, याद है कुछ? सऊदी अरबिया तो मेंबर नहीं बना, EESI, यू में एस नहीं आया, EIU मतलब इथोपिया, इजिप्ट,
ईरान एंड यूएई आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स प्लस। तो अभी इनमें से कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है? इंडिया तो पार्ट नहीं है, दूसरी कौन सी कंट्री ये बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्राजील ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो बीआरआई से हट रही है। इसका मतलब इंडिया और बीआरआई, इंडिया और ब्राजील दो ऐसे ब्रिक्स के मेंबर हैं जो कि अब पार्ट नहीं है किस चीज़ का, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है। जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट शुरू किया बीआरआई 2013 में, ये सोच के कि भाई दुनिया को हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगे, एक तो नेटवर्क बनाएंगे, जोड़ेंगे देशों को, पर हमारे ऊपर निर्भरता बढ़ेगी उससे। और इसके लिए पहले ये लॉन्च हुआ था वन बेल्ट वन रोड के नाम से, बाद में इसे बनाया गया बीआरआई। नाम में थोड़ी दिक्कत आई थी लोगों को, तो बीआरआई बनाया गया। और इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, सीपैक, यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन सब को समझेंगे, लेकिन पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि ब्राज़ील वो दूसरी कंट्री बनी है जिससे इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया है। पहली कंट्री कौन सी? इंडिया ने तो कभी माना ही नहीं कि ब्रिक्स को वो बीआरआई को मानेगी। कारण ये क्योंकि सीपैक जो है वो कश्मीर से गुजरता है, पीओके से गुजरता है, तो इसलिए हमने कहा भाई आप पहले ही हमारी सोवरेनिटी पे खतरा क्रिएट कर रहे हो, तो हम तो आपको कभी ज्वाइन करेंगे नहीं। तो इसी वजह से व्हेन यू लुक एट इट, तो इंडिया वाज नेवर पार्ट ऑफ इट। नाउ ब्राजील इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ किसका? बीआरआई का। बाकी दुनिया के बहुत से देशों ने इसे ज्वाइन किया, हाल में इटली भी इससे बाहर निकली थी। इसके मैप्स को समझेंगे, पर इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो जानते हैं यूएनआरडब्ल्यूए। यूएनआरडब्ल्यूए असल में न्यूज़ में इसलिए है कि इजराइल की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया कि भाई इसको बैन करेंगे क्योंकि ये हमारे खिलाफ आतंकवाद बढ़ाता है, ऐसी बात है, और कोई एड प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यूएनआरडब्ल्यूए असल में शुरू ही इसलिए की गई थी, जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज निकले थे उनकी मदद करने के लिए। तो वो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो पैलेस्टाइन से निकल के बाहर की तरफ गए थे, वो बसे थे, कुछ वेस्ट बैंक में गए, कुछ वेस्ट बैंक में जिनको जगह नहीं मिली वो गए जॉर्डन में, कुछ गए सीरिया में, कुछ गए लेबनान में। तो जो इजराइल के 3 पड़ोसी देश हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी रहते हैं उनको मदद करने के लिए ही ये ऑपरेट करती है यूएनआरडब्ल्यूए। जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसको फंड कौन करता है? तो बिल्कुल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से फंड होती है। यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी, ईयू वगैरह वगैरह इसको सपोर्ट करते हैं फंड्स देकर। और इसके अलावा यूएन से भी सब्सिडी मिलती है जिसके थ्रू ये आरडब्ल्यूए रन करता है। और आरडब्ल्यूए मतलब रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, यूएनआरडब्ल्यूए। ठीक है, ये कहाँ पर है? लेबनान में, सीरिया में, जॉर्डन में, जहाँ जहाँ उनके रेफ्यूजीज गए उनकी हेल्प करने के लिए। समझ गया? अब आते हैं ज़रा यूएनडब्ल्यूए की लोकेशन देखते हैं, कहाँ पर है भाई, क्योंकि रिफ्यूजी कहाँ गए। देखिए ये मैप है, इधर इजराइल है, इसके एक तरफ इसकी सीमा सीरिया से लगती है। इजराइल को समझना है, बेसिक सी बात है। वर्ल्ड मैप में देखो, यहाँ पर ये रेड सी आपको दिख रहा है, ये रेड सी, खाली सी जगह रेड सी ऊपर जाता है, यहाँ आता है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा से ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा इजराइल। इजराइल के अंदर ही वेस्ट बैंक है, यहाँ पर गाज़ा है। ये सीमा इनकी लगती है किससे? इजिप्ट से। ये असल में सिनाई पेनिनसुला है जिसके ऊपर पहले इजराइल ने कब्जा किया, बाद में इन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया। तो ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का हिस्सा है। ये है गाज़ा, ये है वेस्ट बैंक। इजराइल से ठीक ऊपर लेबनान है, इसके वेस्ट बैंक की साइड से बाउंड्री लगती है जॉर्डन की, ऊपर है सीरिया। तो सीरिया, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, गाज़ा, लेबनान। अब जब यहाँ से रिफ्यूजी निकले तो लेबनान भी गए, सीरिया भी गए, जॉर्डन भी गए। तो इन तीनों जगहों पर यूएनआरडब्ल्यूए ऑपरेट करती है। ठीक है, ये हमने समझ किया। अब लेबनान में एक और यूएन एजेंसी काम करती है, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। लेबनान कहाँ है, लोकेशन समझ लो, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर इजराइल है, इजराइल के ऊपर लेबनान, यहाँ पर सीरिया। ये जो जगह आपको दिख रही है शेडेड, ये शेडेड इसलिए है क्योंकि इसका नाम है गोलन हाइट्स। ये पार्ट हुआ करता था कभी सीरिया का, लेकिन इसके ऊपर कब्जा जमा के इजराइल बैठा हुआ है। तो गोलन हाइट्स इज़ इन कंट्रोल ऑफ इजराइल। ये वेस्ट बैंक है, ये जॉर्डन है। वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? जॉर्डन रिवर के वेस्ट पे है तो वेस्ट बैंक कहते हैं। ऊपर यहाँ पर सी ऑफ गैलिली भी इसी रीजन में, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, ब्राज़ील ने क्यों ऑप्ट आउट किया बीआरआई से? पहले इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया पार्ट क्यों नहीं है? इंडिया तो इसलिए पार्ट नहीं कि हमारी सोवरेनिटी पर खतरा है, इसलिए हमने कहा कि भाई हम इसका पार्ट नहीं करेंगे। ब्राज़ील का कहना ये है कि भाई इसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रेशर बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ब्राज़ील इससे बाहर निकलेगा। और ब्राज़ील चाहता था कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट करे, ब्राज़ील में इन्वेस्टमेंट बढ़े, जो एक अच्छी पहल है। पर उस अच्छी पहल को नज़र लग गई किस चीज़ की? चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट तो करते हैं पर वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब जो डायनेमिक्स है वो बदल रहा है, ब्राज़ील ने इससे निकलने का फैसला किया है। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हो ये रहा है कि ज़रा समझे पहले बीआरआई का खेल है क्या। आपने ज्वाइन किया बीआरआई, सोचा कि भाई आपको फंडिंग मिलेगी। मान लो आप एक घर चला रहे हो, ठीक है, आप पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो, स्कूल जाते हो, आपके पास एक साइकिल है, आपको आके चाइना कहेगा क्यों ना भाई आप एक स्कॉर्पियो खरीद लो और स्कूल भी आना जाना और उसको किराए पे चढ़ाना, बहुत पैसे मिलेंगे आपको। पैसे कहाँ से आएंगे? चाइना कहेगा भाई कोई बात नहीं, मैं लोन दे रहा हूँ, अब स्कॉर्पियो खरीदो तो सही,
या आप सफारी खरीद लो, तो आप झांसे में आके सोचोगे हाँ क्यों ना खरीद लिया जाए। लेकिन जब आप खरीदते हो तो पता लगता है भाई इसके पेट्रोल के पैसे ही पूरे नहीं हो पा रहे, डीजल के पैसे नहीं निकल रहे, कोई किराए पर ही नहीं ले रहा, और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग रहा है, वो कहाँ से चुकाएं। तो चाइना कहेगा भाई कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे, जो तुम्हारे पास साइकिल थी ना मुझे थमा दो। तो अब तो स्कॉर्पियो खरीदी ना, स्कॉर्पियो मिली ना साइकिल मिली, और आप अगर फंस तो इस चक्कर में। तो हो ये रहा है कि ना आपके पास वो साइकिल रही जिससे आप स्कूल जाते थे या पढ़ने जाते थे, वो भी वो लेके चला गया इंटरेस्ट के नाम पर। स्कॉर्पियो उससे लोन लेके खरीदी, स्कॉर्पियो भी उसके पास है, और आपके ऊपर उसका कर्जा भी हो गया। तो कुछ ऐसा ही चाइना देशों के साथ करता है, और ब्राज़ील इस चीज़ को समझ गया। ब्राज़ील ने कहा कि भाई हमें बीआरआई का पार्ट नहीं बनना। इससे पहले इटली भी इससे बाहर निकला। इटली इकलौती ऐसी कंट्री थी G7 की जिसने बीआरआई को ज्वाइन किया था। और ब्राज़ील का स्टांस इंडिया के क्लोज लाता है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन जो सॉवरेन रीजन है वहाँ से निकल रहा है, तो एक प्रॉब्लमेटिक इशू यहाँ पर बनता है। इसीलिए ये इससे बाहर वो चाइना की डोमिनेंस को कम करता है लैटिन अमेरिका में। ब्राज़ील की लोकेशन हम देखें कहाँ पर है भाई, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील, यहाँ पर ब्राज़ील का इलाका है। ब्राज़ील की बाउंड्री किस किस देश से लगती है, तो लगभग पूरा ही साउथ अमेरिका ऑलमोस्ट ये कवर करती है। यहाँ से आप शुरू करो, नीचे उरुग्वे है कोने में, उरुग्वे के बाद अर्जेंटीना और पैराग्वे। इन 4 देशों का, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये जो बूपा कंट्रीज़ हैं, बूपा कंट्रीज़ का एक ट्रेड ग्रुप है, उसका नाम है मर्कोसुर। FTA है इनके बीच में, जहाँ आप जैसे EU है ना उसी तरह से मर्कोसुर है जो यहाँ पर ऑपरेट करता है, ठीक है। फिर ये बात आ गई यहाँ पर बाउंड्री किससे किससे लगती है, तो क्या चिले से ब्राज़ील की बाउंड्री लगती है, तो नहीं लगती। क्या इक्वेडोर से लगती है, तो नहीं लगती। बाकी आप देख लो मेजरली सारी कंट्रीज इनकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील की कहानी है, कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री लगती है। ब्राज़ील में आपके अमेज़न का फॉरेस्ट का इलाका इस रीजन में है, और यहाँ पर वो लगता है ये इलाका है वेनेजुएला, गयाना का, सुरिनाम। तो ये वो जगह जहाँ हम ब्राज़ील की ज्योग्राफी समझ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है इंडिया का, साउथ अमेरिका में है भी। तो क्या इक्वेडोर से ब्राज़ील की बाउंड्री लगती है, नहीं लगती है। क्या चिली से लगती है, नहीं लगती है। बाकी देशों में आप मेजरली देखोगे इनकी बाउंड्री सबसे लगेगी। इसलिए जो एक्सेप्शन है उसको याद रखो, चिले एंड अर्जेंटीना से लगती है, बिल्कुल लगती है। किससे नहीं लगेगी, चिले से नहीं लगेगी, एंड इक्वेडोर, ठीक है। बाकी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, बोलिविया है, पैराग्वे है, लैंडलॉक कंट्री है। बूपा कंट्रीज की मैं बात कर रहा था, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विच इज़ मर्कोसुर। एक इन्होंने आपस में रीजनल अलायंस बनाया हुआ है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे बीआरआई के अलग अलग कंपोनेंट है, इसको समझते हैं। पहला सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखिए ऑलरेडी 44 कंट्रीज़ अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका, कैरेबियंस की 22 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। बहुत 150 से ऊपर कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया। क्यों, क्योंकि लोन मिल रहा है, रोड बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, पर चाइना उसमें उन्हें फंसा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट दे रहा है जो सस्टेनेबल नहीं है। वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट इन्हें कहते हैं। सफ़ेद हाथी खरीद के ले आओ, खिलाओगे क्या, और काम वो कुछ करेगा नहीं। कुछ ऐसे ही बीआरआई के प्रोजेक्ट हैं जिसके चक्कर में श्रीलंका बर्बाद हुआ, मालदीव्स बर्बाद हो रहा है, बांग्लादेश के ऊपर दबाव बढ़ा, वियतनाम के ऊपर दबाव बढ़ा, वियतनाम नहीं, थाईलैंड के ऊपर दबाव बढ़ा। इन कंट्रीज़ की हालत ख़राब है। तो पहले बात करते हैं सीपेक की। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, काशगर जो चाइना का प्रोविंस है यहाँ से निकलता है, POK क्रॉस करते हुए वो यहाँ से आता है ग्वादर में। ग्वादर में एक पोर्ट बनाया। ग्वादर असल में कहाँ है, तो ये है बलूचिस्तान में। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा सा डीप सी पोर्ट बनाया, डीप वाटर पोर्ट, और ये कनेक्टेड है काशगर से। तो चाइना को सीधा सीधा अंदर ही अंदर ये पर्शियन गल्फ से, ईरान से उन्हें कुछ लेना है तो वहाँ से लाएंगे, सीधा ग्वादर के थ्रू बाय रोड वो चाइना पहुँच जाएंगे। तो उनके इस रीजन को काफ़ी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और इन्वेस्टमेंट का सहारा ही देगा। इसी कॉरिडोर पे बहुत से इन्होंने चीज़ें बात की कि हाईवे बिल्ड करेंगे, पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए जब प्रोजेक्ट बनता है तो ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ काम करेंगे। काम करने चाइना के ट्रक्स आएंगे, उनमें लोग भर के आएंगे, वो यहाँ के काम करेंगे, क्योंकि इनका कहना एक्सपर्टीज इन्हीं के पास है। जो वो रोड बनेगा ये बनाएंगे चाइनीज़, इनके वर्कर्स बनाएंगे, और जो काम करेंगे उसका बिल कौन भरेगी, पाकिस्तान की सरकार। उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कुछ पटाखे फूट रहे इसके लिए सॉरी, तो बिल भी इन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये बिल पे करने की प्रॉब्लम जो है एक बहुत बड़ी समस्या है अब पाकिस्तान के लिए और हर देश के लिए। तो इसीलिए काफ़ी विरोध हो रहा है बलूचिस्तान में इनके इस पोर्ट का भी और इस प्रोजेक्ट का भी। तो ये क्योंकि POK से गुजरता है जो इंडिया का इलाका है, इसलिए इंडिया इसका सख्त विरोध किया गया। हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। ये इसका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। बहुत सारी 28 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट चाइना ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर की है। अब कुछ प्रोजेक्ट वो वापस खींच रहा है क्योंकि पाकिस्तान से पैसे ही नहीं मिल रहे, फंसे जा रहे हैं उसके पैसे, ठीक है। दूसरा, ये एक सेंट्रल एशिया से इन्होंने रूट बनाया है कि भाई चाइना यहाँ से निकलते हुए अलमाटी होते हुए ये यूरोप पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये अभी जो रूट है वो रशिया वाला रूट था सेंट्रल एशिया से, अब इसको चाइना से खींच के ले जा रहे हैं। ये रूट है, और इस रूट को आप कह सकते हैं जिससे हमने देखा यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक लैंड ब्रिज है, रेलवेज का कनेक्टिविटी रूट, रोडवेज का कनेक्टिविटी रूट। शंघाई से लेके आप सीधा मॉस्को और वहाँ से यूरोप तक का रास्ता इन्होंने बना लिया है सेंट्रल एशिया से होते हुए। तो कई सारे कॉरिडोर हैं
यूरेशियन लैंड ब्रिज यहाँ से देख सकते हो आप, ये एक ऊपर वाला हिस्सा कंपोनेंट है, एक यहाँ सीपेक यहाँ से गुजर रहा है, एक बांग्लादेश PCIM पहले बनाना चाहते थे जो अब कैंसिल हो गया क्योंकि इंडिया ने कहा कि भाई हम इसका पार्ट बनना नहीं। तो इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने रन करने स्टार्ट की। यहाँ पर एक चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर बनाया है, यहाँ से एक इनका वेस्ट एशिया कॉरिडोर है, इसमें पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश है। अब सवाल आप सोचोगे इतने पैसे इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं, 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स। इसका रीज़न ये है चाइना के पास बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई पड़ी हैं, उसको सामान बेचना है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। बेचेंगे कैसे? तभी तो जब वहाँ पर सोर्स मिलेगा, वहाँ तक कनेक्टिविटी होगी। तो इन कनेक्टिविटी के थ्रू ये ऐसे रोड और ऐसे कॉम्पोनेंट बिल्ड कर रहे हैं जिससे वो वहाँ तक पहुँच पाए, और जब वहाँ वो पहुँचेंगे तो उन देशों के ऊपर वो दबाव बनाएंगे, भाई हमसे सामान खरीदो क्योंकि हम ही वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करेंगे, उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन होगा कि वो उन्हीं की सुनेंगे, और इसी चक्कर में चाइना BRI को लोगों ने ज्वाइन किया और बाद में फंसते जा रहे हैं। ये इसका सेंट्रल एशिया का कॉम्पोनेंट हो गया, जहाँ आप देख रहे हो चाइना के उरुक्विम को ये अलमाटी सेंट्रल एशिया से पूरा कनेक्ट करते हुए वेस्ट एशिया तक ले गए हैं, अंकारा टर्की, फिर यहाँ से यूरोप। तो कहने का मतलब ये है जो कॉरिडोर्स हैं सेंट्रल एशिया से गुजर रहे हैं। सेंट्रल एशिया से कैसे गुजर रहे हैं? जो इनका ये वाला इलाका, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान होते हुए टर्की तक जा रहा है, इसका एक हिस्सा ईरान और एक हिस्सा सऊदी अरेबिया तक जा रहा है। तो पूरा मिडिल ईस्ट भी कनेक्ट हो रहा है, पूरा सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से ये ऑलरेडी अपना एक रूट, जैसे मैंने आपको बताया, सीपेक पहले डेवलप कर चुके हैं, एक रूट यहाँ से डेवलप्ड है। तो पूरी दुनिया को ही कनेक्ट करने का इन्होंने अपना बीड़ा उठाया हुआ, जिसके थ्रू अपना सामान बेचें, सस्ता तेल मिले। देखो यहाँ से क्या फ़ायदा है, ईरान से इनकी पाइपलाइन है जिससे ईरान का सस्ता तेल इन्हें मिल जाता है, पाकिस्तान से सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगी, सेंट्रल एशिया में यूरेनियम है वो यहाँ से मिल जाएगा, और बदले में इन सभी मार्केट्स को अपना सस्ता सामान ये बेचते फिरेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनको। अमेरिका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई समुद्र नहीं है कि वो घुस के उनके जहाजी बेड़े यहाँ आ जाएंगे। तो चाइना के पास एक फ्री हैंड रहेगा और इन कंट्रीज़ के ऊपर दबाव भी बना पाएंगे। जबकि आप ईस्ट एशिया की तरफ आओ तो म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जहाँ खाओपियू एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहाँ से वो सारा इनका जो ऑयल और रिसोर्सेज है वो लेके अपने देश चले जाता है कुनमिंग तक। फिर यंगोन में अगेन वहाँ से भी कॉरिडोर बनाया है ताकि यहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं वो चाइना को सस्ते दरों पर मिल जाए। और इन चक्करों में बहुत से देश दबाव में आ जाते हैं चाइना के, उनके दबाव में फंसकर तबाह हो जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, सीपेक, चाइना मंगोलिया रशिया, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये सब आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और चाइना यहाँ तक कि ये जो आपको दिख रहा है थाईलैंड, यहाँ पर भी एक लैंड ब्रिज बनाने की बात कर रहा है, ठीक है, जिस लैंड ब्रिज को कहते हैं क्रा लैंड ब्रिज। पहले इस्तेमस बनाना चाहता था, क्रा को काट के एक पोर्ट सिटी पर, अब वहाँ पर अब लैंड ब्रिज बनाने की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अलग अलग कंपोनेंट है, इससे अब ब्राज़ील बाहर निकला है, ठीक है। समझ गए लोकेशन चीज़ें क्या पॉलिटिक्स है, क्यों इसको वो बढ़ाना चाहता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग अपनी पुश कर सके। लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पुश होगी तो उनके पॉलिटिक्स पे इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो लगातार इंटरेस्ट में कंट्रीज़ को डुबा कर मार देते हैं। अगला टॉपिक है एक पैसेंजर टर्मिनल इंडिया ने बनाया है, पेट्रापोल लैंड पोर्ट। पेट्रापोल कहाँ पर बना है? एक ऐसी कंट्री जहाँ के साथ इंडिया के थोड़े विवाद चल रहे हैं, यानी ये एक ऐसा पोर्ट होगा लैंड पोर्ट। जैसे पोर्ट कहाँ होता है, समुद्र पे होता है जहाँ से आपका सामान जाता है, लेकिन ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लैंड पोर्ट है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी, इंडिया भूटान और इंडिया बांग्लादेश पे जहाँ पे लैंड बाउंड्री है वहाँ पर लैंड पोर्ट बनाने की बात की गई है ताकि कस्टम्स का काम एक साथ हो सके। तो ये हो रहा है कहाँ? पेट्रापोल में। पेट्रापोल कहाँ पर है? उत्तर 24 परगना जो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बनेगा। 20,000 पैसेंजर पर डे ये टर्मिनल जो हैंडल कर सकता है। इसमें एक मैत्री द्वार होगा जहाँ की दोनों बांग्लादेश और इंडिया उसको इक्वली हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर है 24 परगना वेस्ट बंगाल में, यहाँ बनेगा पेट्रापोल टर्मिनल और लैंड पोर्ट। कहाँ पर है पेट्रापोल? ये रहा 24 परगना के पास, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, ठीक है। इंडिया नेपाल में जोगबनी वाला है ऊपर, वो भी इंग्लैंड पोर्ट है। तो जो ज़मीन पे पोर्ट बनता है उसे लैंड पोर्ट कहते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। इंडिया और स्पेन ने कंडेम किया है कि लेबनान के पीस कीपर के ऊपर अटैक्स हुआ। लेबनान में यूएन के पीस कीपर्स हैं, उन्हें कहते हैं UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये यहाँ पर 1978 में भेजे गए थे शांति स्थापित करने के लिए, तब से यहाँ पर हैं, साउथ लेबनान में है। और उनके ऊपर इसराइल ने कुछ हमले किए इसको लेकर, जहाँ बहुत विवाद हुआ क्योंकि इंडिया के लोग भी यहाँ पर, इंडिया के जो इंडिया बेस पे कंट्रीब्यूट करता है अपने सोल्जर्स भेजकर, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, नेपाल, चाइना वगैरह। तो इसको लेकर इंडिया ने कहा कि गलत हुआ है, इसराइल ने इनके ऊपर हमला किया है। तो आप सोचोगे UNFIL क्या कर रहा है? UNIFIL और UNRWA में क्या अंतर है? RWA रिलीफ का काम करता है, जो रिफ्यूजीज है उनको रिलीफ देता है, वो पैलेस्टीन से जो लोग गए हैं उनसे संबंधित है। जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान है, इसका संबंध उनसे कहीं से भी नहीं है। UNIFIL जो है वो अलग कहानी है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि देखो लेबनान का देश, ठीक है, लेबनान असल में 3 बड़ी कम्युनिटीज़ यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 45% के हिसाब से, शिया, सुन्नी
और क्रिश्चियन। पहले ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, बाद में जब ये आज़ाद हुई तो इन तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो स्ट्रगल में बहुत सालों तक एक तरह का सिविल वॉर यहाँ छिड़ा हुआ था, और सिविल वॉर में बार बार जंग होती थी। तो यूएन ने अपनी एक फोर्सेस 1978 में यहाँ स्टैब्लिश की थी साउथ में, क्योंकि इसके ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया था। अब आपको इसराइल ने क्यों हमला कर दिया, देखो 3 कम्युनिटीज़ हैं तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ क्या निकाला गया कि प्रेसिडेंट एक का, स्पीकर ऑफ लोकसभा एक का और प्राइम मिनिस्टर एक ग्रुप का, तीनों कम्युनिटी के अलग अलग मेंबर्स होंगे जिनको एक एक पावर शेयर दिया जाएगा। तो हो ये रहा था कि तीनों ग्रुप्स ने, शियाज ने, सुन्नीस ने, क्रिश्चियंस ने अपनी अपनी मिलिट्री खड़ी कर रखी थी, उनके अपने विंग्स थे जो लड़ते थे आपस में। तो बाद में हुआ ये कि जब ये सब चल ही रहा था तो नीचे इसराइल है, यहाँ पर इसराइल पैलेस्टाइन का विवाद जब हुआ तो बहुत से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज लेबनान में जाकर रहने लग गए। जब ये लेबनान में गए तो वहीं पर उन्होंने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो है, जो पैलेस्टाइन की आज़ादी की बात करता था, उसने अपना गढ़ भी लेबनान में बनाया था। तो इसराइल ने कहा भाई यहाँ से हमारे खिलाफ युद्ध हो रहा है तो हम यहाँ पर हमला कर देंगे। जब ये युद्ध हुआ तो इस रीजन में एक बड़ी मिलिट्री ग्रुप बहुत स्ट्रांगली आगे उठकर आई। उस ग्रुप का नाम था हेजबुल्ला। हेजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ग्रुप था जिसको इसराइल सपोर्ट कर रहा था। वो इसराइल से लड़ने के लिए खड़ा हुआ, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा था हेजबुल्ला को। तो हेजबुल्ला ने बहुत जमकर लड़ाई लड़ी इसराइल के साथ। और उसके बाद यहाँ पर एक UNRWA जो पहले काम कर रहा था रिफ्यूजीज़ के साथ, उसके अलावा पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए यहाँ एक UN की इंटरिम फोर्स खड़ी की गई जो लेबनान में जो विवाद है साउथ लेबनान में उसको शांति बनाए रखे, वहाँ पर जो सभी ग्रुप्स के बीच में एक तरह समन्वय बना के रखे। तो उसके लिए इन्हें भेजा गया साउथ लेबनान के इलाके में। देखिए साउथ लेबनान यहाँ पर है, लितावी रिवर और टायरे के आसपास का रीजन, जहाँ एक तरफ इसका सीमा लगती है सीरिया से, एक तरफ इसराइल से, और एक तरफ पूरा का पूरा क्या है, मेडिटेरेनियन सी। तो ये लेबनान की बेसिक सिर्फ ज्योग्राफी है, समझ लीजिए। दो तरफ से सीरिया से घिरा हुआ है, एक तरफ से इसराइल है, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, और इसके साउथ में UN की इंटरिम फोर्सेस थी जो एक तरह से यहाँ पर पीस बने रहे अलग अलग ग्रुप्स में, और कोई मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव ना हो उसको रोकने के लिए था। हालांकि लेबनान के ऊपर मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें आप डिटेल में इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप्स रहे। सीरिया ने भी अटैक किया, इसराइल ने भी अटैक किया, उस टाइम में सऊदी अरब के भी ग्रुप थे जो एक्टिव थे। ईरान यहाँ पर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के उभर गई। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं यहाँ पर अभी जो इंपॉर्टेंट है लोकेशन, लेबनान कहाँ सिचुएटेड है, लेबनान की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है, साउथ लेबनान में क्यों UN की पीस कीपिंग फोर्स है वो समझ लिया। इस पूरे रीजन को एक बार दोबारा देख लो। ये इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला जिसको कुछ टाइम तक कब्जा करके रखा था इसराइल ने, बाद में इजिप्ट को वापस कर दिया। ये इसराइल की सीमा है, यहाँ गाज़ा, यहाँ पर है आपका वेस्ट बैंक, ये ऊपर लेबनान है, यहाँ पर है गोलन हाइट्स जो सीरिया का था जिसके ऊपर इसराइल का कब्जा है, यहाँ सीरिया है, ये है सी गैलिली, ये है जॉर्डन रिवर, ये है इसका वेस्ट बैंक, ये है डेड सी। तो ये हमने समझ ली बेसिक ज्योग्राफी। ऊपर आप जाओगे तो लेबनान है, लेबनान के इधर सीरिया आ गया, ऊपर भी सीरिया है, नीचे इसराइल है, ये है मेडिटेरेनियन सी। साउथ लेबनान में UN की पीस कीपिंग फोर्सेज या UN की जो आपकी पीस कीपर्स है वो वहाँ पर है, और इसका विरोध इंडिया और स्पेन ने किया है। और इंडिया स्पेन की CEO की मीटिंग भी हुई, इंडिया स्पेन के बीच में संबंध बढ़ाने की बातें हो रही है, वो तो बात की बात है। लेकिन आप पहले समझो लेबनान कहाँ लोकेटेड है, समझ लिया, ये लेबनान है, नीचे इसराइल है, यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर इराक है, और इराक के बाद कौन सा देश है, ईरान है। अब कहानी ये है कि देखो ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, शिया पावर ग्रुप है, तो ईरान का दबदबा ईरान के ऊपर भी है, सीरिया के ऊपर भी है, इराक के ऊपर भी है, और यहाँ लेबनान में उन्होंने साउथ लेबनान में स्ट्रांगली हिजबुल्ला को खड़ा कर रखा है। तो हिजबुल्ला से लेके ईरान तक एक पूरा आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, यानी उनकी जो शिया मिलिट्री है वो यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है, जो अक्सर इसराइल को तंग करती है। इसे कहते हैं आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान का आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी से लेकर आपका पर्शियन गल्फ तक है, ठीक है। ये आपने समझ आ गया क्या क्या इलाके की बात हो गई, कहाँ पर कौन ग्रुप लोकेटेड है। एक और मैप है उसमें दिखा देते हैं मैं आपको दोबारा। ये देखो ये लेबनान है, ये साउथ लेबनान है, यहीं पर एक्टिव है हिजबुल्ला भी, यहीं पर UN की पीस कीपिंग फोर्सेस भी है, ताकि यहाँ पर शांति बनी रह सके इस चीज़ के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया आपको UNFIL कहाँ पर है। UNRWA पीस कीपिंग फोर्स नहीं है, UNRWA रिलीफ का काम देखती है रिफ्यूजीज़ के लिए, और ये जो UNIFIL है ये यहाँ पर पीस इंश्योर करने के लिए, भाई अलग अलग ग्रुप आपस में ना लड़ें। जब अलग ग्रुप्स के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ निकाला गया था तो ये बोला गया था कोई भी जो मिलिटेंट ग्रुप है वो हथियार नहीं उठाएगा, केवल हिजबुल्ला को हथियार उठाने के लिए परमिट दिया गया। क्यों? क्योंकि हिजबुल्ला ने 2006 में भी इसराइल के साथ लड़ाई लड़ी, इसराइल को कई बार हराने में कामयाबी हासिल की। हराना तो बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द हो गया, एटलीस्ट रेसिस्ट करने में बड़ा रोल निभाया ईरान की मदद से। उसके पास बहुत सारे रॉकेट्स भी हैं, लेकिन अब लेबनान इस वॉर का हिस्सा बन गया क्योंकि हिजबुल्ला लगातार यहाँ पर अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। तो ये बेसिक कहानी है इस रीजन के ऊपर, ठीक है। एक बार मिडल ईस्ट को दोबारा देख लो, ये ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है,
इन पूरे एरिया में ईरान का दबदबा है। यहाँ पर भी साउथ लेबनान में शिया ग्रुप लेबनान एक्टिव है। यहाँ नीचे जो सऊदी अरेबिया के नीचे आपका यमन है, वहाँ पर हुतीज़ हैं। ये इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं इसको, सिनाई पेनिनसुला। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, ये है स्वेज कनाल, ठीक है। ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है लेबनान, ये है सीरिया, ये है इसराइल, ये है गाज़ा, ये है वेस्ट बैंक, यहाँ है जॉर्डन रिवर, ये है जॉर्डन का देश, यहाँ है सी ऑफ डेड सी, ऊपर है सी ऑफ गैलिली। तो ये सारी जोग्राफिकल लोकेशंस आपको इस तरह से याद करनी चाहिए, याद होनी चाहिए। लेबनान की जोग्राफी में आपको बैरेट इनका कैपिटल है। यहाँ पर अगेन इस पे भी बहुत ज़्यादा दबदबा किसका है, लेबनान का है। यहाँ पर एंटी लेबन माउंटेन्स हैं, लेबनान माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेबनान मतलब बेसिकली होता है जो हिजबुल्लाह है उसका मतलब क्या होता है, हिजबुल्लाह मतलब होता है पार्टी ऑफ द गॉड, ठीक है। तो यहाँ लितानी रिवर है। ये बेसिक जोग्राफी आई होप आप समझ गए होंगे अब क्या है UNRWA और UNIFIL में क्या अंतर है। इस पूरी जोग्राफी को समझ गए होंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सी कंट्री 5 अलायंस की मेंबर है। 5 अलायंस न्यूज में क्यों थी, क्योंकि कनाडा ने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जो उनको इंटेलिजेंस मिली है वो उन्होंने 5 अलायंस के साथ भी शेयर की है। 5 अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। 5 अलायंस असल में एक ग्रुप है जहां पर खुफिया इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर होती है। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएसए। इनमें कौन कौन सी कंट्री है, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, ऑल 5। आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज है। 5 अलायंस, 5 आंखें, 5 कंट्रीज होंगी। आंसर करिए। नेक्स्ट को देखते हैं। युगांडा, सुडान, साउथ सुडान, रवांडा, तंजानिया, इथियोपिया, सोमालिया। इनमें से कौन सी कंट्रीज रिवर नाइल के बेसिन में आती है। अब सोचिए, नाइल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, ब्लैक नाइल भी एक होती है। इन तीनों रिवर के पूरे बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये बताना है आपको मुझे। ये टॉपिक न्यूज में था, क्यों वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर आप मुझे बताइए इनमें से कौन कौन सी कंट्री है। क्या सारी की सारी हैं, ओनली 4, ओनली 5, ओनली 6 या ऑल 7। इसको देखिए, सोचिए कि भाई रिवर नाइल बहती है, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर आती है। समझ लिया। अब जरा आंसर डिस्कस करते हैं। पहला रिवर नाइल को देखते हैं। ये देखिए यहां से शुरू हो गई आपकी, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई है और ये आपकी नाइल बह रही है। ये ब्लू नाइल आई, खार्तूम में ब्लू और व्हाइट एक साथ मिलती है। ये व्हाइट नाइल है, ये ब्लू नाइल है, दोनों खार्तूम में मिलती है। व्हाइट ब्लू नाइल जो है लेक टाना से स्टार्ट होती है और ये साथ आते आते लग्जर, लेक नसिर होते होते ये पहुंचती है कायरो के पास और वहां से ये मेडिटेरेनियन सी में एंटर करती है। ये इसका रूट है। तो अगर आप इस बेसिन को देखेंगे तो इसमें आपको सुडान, साउथ सुडान, आपको युगांडा, इथियोपिया, ये सारी की सारी कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो इस ऑप्शन में इसका पार्ट नहीं है। युगांडा भी दिख गई हमें, सुडान भी दिख गई, साउथ सुडान दिख गई, रवांडा भी दिख गई, तंजानिया दिख गई, इथियोपिया दिख गई, लेकिन सोमालिया इसका पार्ट नहीं है। क्योंकि सोमालिया तो यहाँ के नीचे, यहाँ जो एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहां पर है सोमालिया। तो सोमालिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस रिवर बेसिन। क्योंकि देखिए इथियोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है। इथियोपिया से आपकी लेक टाना से ब्लू नाइल का ओरिजिन पॉइंट है, यहां से रिवर नाइल बहती है ब्लू वाली। तो इसकी इधर जैसे इरिशिया हो गया, इरिशिया के बाद सोमालिया हो गया, ये इसका पार्ट नहीं है। जबकि रवांडा, ये सब कंट्रीज की लेक से ये निकलती है, अल्बर्ट और विक्टोरिया से नाइल, तो इसलिए इनको इसका पार्ट कंसिडर किया जाता है। तो सोमालिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज रिवर नाइल के बेसिन में आती है। इसे हम हिंदी में नील रिवर भी कहते हैं। अब यहाँ नील रिवर के बारे में बात क्या हुई, एक पार्टनरशिप है 10 कंट्रीज के बीच में, एग्रीमेंट हुआ था कि नाइल रिवर का पानी कैसे शेयर किया जाएगा। अब देखो यहाँ ना इथियोपिया में एक बड़ा सा डैम बन रहा है, ग्रेट रेनासा डैम, जिसको लेकर बहुत विवाद है इजिप्ट, सुडान और इथियोपिया के बीच में। इन चक्करों में ना यहाँ पर एक इनके बीच में एग्रीमेंट था, CFA, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो साउथ सुडान ने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया था। इसे नाइल बेसिन इनिशिएटिव भी कहते हैं। इन 10 देशों के बीच में एग्रीमेंट है कि नाइल का पानी सही तरीके से सबके बीच में शेयर किया जाए। तो ओवरऑल नाइल बेसिन में 11 कंट्रीज आती हैं। 11 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस बेसिन, विच इज युगांडा, सुडान, साउथ सुडान, इजिप्ट, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, कीनिया, इथियोपिया, कॉन्गो और कीनिया। अब इसको जरा गौर से देखो, आपको डाउट ही होगा क्या रवांडा और बुरुंडी इसका पार्ट है, तो वो भी इसका पार्ट है और कॉन्गो भी इसका पार्ट है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जो स्टेट्स हैं वो नाइल रिवर के बेसिन का पार्ट नहीं है। 11 कंट्रीज हैं, नाम याद रखिए। नाइल 3 स्ट्रीम से बनती है, ब्लू नाइल, ब्लैक नाइल और व्हाइट नाइल से। ब्लैक नाइल को अटबारा भी कहते हैं, ठीक है। अटबारा इथियोपिया से आती है, व्हाइट नाइल भी आपकी इथियोपिया से आती है और इधर आपकी लेक विक्टोरिया, अल्बर्ट से बाकी रिवर्स यहाँ पे 2 निकल के आती हैं। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे बाद में, पर तत्काल आप ये सोचिए कौन सी रिवर्स बहती हैं, कौन कौन से देशों से गुजर रही है ये।
ये ऑप्शन आई होप आपने सही किया होगा, नहीं किया तो इसको डिटेल में देखेंगे, तत्काल ये समझिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5 आई अलायंस। 5 आई अलायंस में यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड भी है। तो 5 आईज में 5 देश हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो ये 5 कंट्रीज का पार्ट है। तो ये आपको पता लग गया कि कौन कौन सी कंट्रीज का पार्ट है। इसमें फ्रांस इसकी मेंबर नहीं है, तो अगर हम इस ग्रुप में जाएं तो असल में इसका आंसर क्या होगा 5 आई अलायंस का? फ्रांस इसकी मेंबर नहीं है, तो 1 2 3 4 ये चारों इसके मेंबर है, तो केवल 1 2 4 5 इसके मेंबर है। ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस इज नॉट द मेंबर ऑफ 5 आई अलायंस। ठीक, 5 आई अलायंस में कौन कौन है? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। ये 5 आई अलायंस असल में करता क्या है कि जो उनकी खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस आपस में शेयर की जाती है। तो किसी को अगर खतरा हुआ तो वो सबको शेयर किया जाएगा। 1946 में असल में ये शुरू हुआ था, यूएस और यूके ने शुरू किया था कि भाई हमको कोई भी दिक्कत होगी, इंटेलिजेंस हम आपस में शेयर करेंगे, चाहे कोई भी खतरा हो या कोई ऐसी सूचना देनी हो। तो उसके बाद इसमें बाद में कनाडा ने ज्वाइन किया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी इसके पार्ट है। ठीक है, इसी में ये जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं सिग्नेट भी इसे कहते हैं। ये 5 देशों के अलायंस है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसमें 1956 में जुड़े थे, कनाडा 1948 में जुड़ा था। इसमें 5 देश मेंबर्स हैं। तो कभी मिस मत करना कि कनाडा इसका पार्ट है, ऐसा नहीं, जर्मनी इसका पार्ट है, नहीं है। 5 देश हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। और ध्यान रखिए इनमें से 4 देशों के साथ तो क्वाड का मेंबर है, 3 देशों के साथ इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ऑलरेडी क्वाड के मेंबर है, जिसमें जापान इज नॉट पार्ट ऑफ 5 आई अलायंस। तो 5 देश कौन से हैं याद रखने हैं। ठीक है, अब बात कनाडा की हो रही है, तो कनाडा की ज्योग्राफी को थोड़ा देख लो। कनाडा कहां पर है? अमेरिका के ठीक ऊपर है। कनाडा में मुख्य रूप से देखो, इधर एक अलास्का का रीजन आता है, जो अलास्का इज पार्ट ऑफ यूएसए। ठीक, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन, जैसे हडसन बे कहां पर है, तो वो कनाडा का पार्ट है। ठीक है, बैफिन बे कहां है, तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। यहां लेब्राडोर सी है अटलांटिक ओशन के पास, इधर आर्कटिक ओशन है, यहां से रशिया की बाउंड्री मिलती है। यहां पर बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट इज बिटवीन रशिया एंड यूएसए, क्योंकि अलास्का और साइबेरिया के बीच का हिस्सा है बेरिंग स्ट्रेट। यहां न्यू फाउंड आइलैंड है, ये भी आपके कनाडा के पास में ही है। ये सारा का सारा रूट यहां से गुजरता है। तो यहां पर हडसन बे कहां पर है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी, ये सारी जो 5 बड़ी लेक्स हैं, ये इसी रीजन, ग्रेट लेक्स ऑफ साउथ, ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहां पर सारी की सारी हैं, जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। यहां पर हडसन बे है और यहां बाकी लेक्स हैं। तो इन लेकों का नाम जरा याद रखना, कहां पर है, हडसन बे कहां पर है, न्यू फाउंडलैंड कहां पर है, बैफिन बे कहां पर है, खासतौर पे बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है, ये पता रखना चाहिए आपको। ठीक है, कौन कौन से ओशंस के बीच में है, पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में कनाडा लोकेटेड है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसके ऊपर जाके ग्रीनलैंड के पार में यहां पर नॉर्वेजियन सी है, उधर नॉर्वे और यूके पड़ेगा। ठीक, ये नाम याद रखना है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये सारी की सारी यहां पर है। ये सारी की सारी आपकी ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएसए के बीच में है। यहां रीजन है क्यूबेक का। क्यूबेक का वो रीजन है जहां पर ये वो राज्य है जो कनाडा से अलग होने की डिमांड बार बार करता आया है। ये रीजन है कनाडा का जहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। तो एक तरह कह सकते हैं ये वो इलाका है जो कहता है कि भाई हमें कनाडा से अलग होना है। तो अगर ये खालिस्तानीज को वहां जमा कर रहे हैं, तो क्या हम क्यूबेक की आजादी की बात शुरू कर दें भारत में बैठे बैठे? क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। हम कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करते, तो कनाडा को भी हमारे इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कनाडा के आसपास के रीजन में जो 5 लेक्स हैं वो कहां पर है, उनके नाम आपको याद रहने चाहिए। आपको बेरिंग स्ट्रेट कहां पर ये पता होना चाहिए, हालांकि कनाडा का पार्ट नहीं है बेरिंग स्ट्रेट, ये रशिया और यूएसए के बीच में है। फिर हडसन बे कहां पर है, न्यू फाउंडलैंड कहां पर है, ठीक है, और क्यूबेक कहां पर है, क्यूबेक में कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी पता होना चाहिए। तो ये वो जगह। अगर आपको पूछूं मैं कि स्लेव लेक कहां पर है, तो आप सोचोगे अफ्रीका के पास कहीं होगी, नहीं। स्लेव लेक असल में ग्रेट स्लेव लेक है, यहां ये भी कनाडा का ही पार्ट है, इनके नॉर्दर्न टेरिटरीज में ये वो इलाका है। असल में कनाडा का ये पूरा इलाका, यहाँ लोग रहते नहीं है, खाली सा रहता है, इसलिए हमेशा कनाडा काफी लोगों को इमिग्रेशन के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। इसलिए यहाँ बहुत सारे बाहर के देशों के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेट करके यहाँ पे रहने स्टार्ट हुए हैं। तो कनाडा की इंपॉर्टेंट लोकेशंस आई होप आपको याद होगी। अगर मैं आपको इस जगह पे ले जाऊंगा और पूछूं कि यहाँ पर ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, इस रीजन में क्या क्या नाम है उनके, ये कौन सा बे है, हडसन बे है, ये कौन सा स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। ग्रीनलैंड है, यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है, ये कौन सा लैंड है, न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है। ये सब काम आपको तभी तैयार होंगे जब आप मैप को देखो और एक आउटलाइन में जाके कंपेयर करो, ताकि आपको याद रहे कि कहां पर लोकेशन है किस देश की, कहां पर किस देश की लोकेशन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं। हाल में ही
मालाबार एक्सरसाइज की ओपनिंग हुई जो कि विशाखापट्टनम में। मालाबार एक्सरसाइज असल में 3-4 देशों के बीच में होती है। इनमें देश कौन कौन से हैं जो क्वाड के मेंबर है? इंडिया, यूएस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों का नेवल एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। इसमें और देश की नेवीज भी ज्वाइन करती हैं। असल में ये शुरू हुआ था 1992 में बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। बाद में इसको जापान ने 2015 में, ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में ज्वाइन किया है। और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, इंटर ऑपरेबिलिटी के ऊपर, इंडो पैसिफिक ओशन में कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम किया जाए उसके ऊपर ध्यान रखती हैं। तो 4 देश इसके मेंबर्स हैं, 4 देशों की नेवी इसमें आती है। बाकी देश की नेवीज को इनवाइट किया जाता है। तो मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन है? क्वाड की चारों कंट्रीज। क्वाड की कौन कौन सी 4 कंट्री हैं? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बिग 5 अलायंस जो है, 5i अलायंस, उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं ये भी आपको पता लग गया। कनाडा की बेसिक ज्योग्राफी पता लग गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एससीओ की समिट होने वाली है। एससीओ की समिट इस बार पाकिस्तान में होने वाली है। एससीओ को हमने पहले डिटेल में कवर किया, इसलिए मैंने इसकी मैप को इस बार ऐड नहीं किया। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक होमवर्क है कि आपको बताना है मुझे एससीओ के कितने मेंबर्स हैं। क्या एससीओ में 9 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं? एससीओ की मेंबरशिप की मैं बता दूं, पहले शंघाई 5 की तरह शुरू हुआ था ये। उसके बाद इसमें इंडिया, पाकिस्तान, अभी हाल में ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है, ठीक, रशिया इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है। इन 5 के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर है मुझे आप बताइए। कौन कौन सी कंट्रीज एससीओ के मेंबर है इन 5 के अलावा, मुझे आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइए एससीओ की मेंबरशिप किसी किसके पास है। एससीओ में जो मेंबरशिप है वो यहाँ लिखा हुआ है। वैसे मेरा आपसे सवाल है कि बताइए मुझे कौन कौन इसके मेंबर्स हैं और ये बताइए एससीओ की रेलेवेंस क्या है। देखिए, एससीओ एक ऐसा मार्केट है जहां दुनिया की 40% पॉपुलेशन और 30% जीडीपी का पार्ट है। क्यों है भाई इतना सारा? क्योंकि चाइना और इंडिया ही मैक्सिमम पॉपुलेशन और इकोनॉमी दुनिया की रन करते हैं, वो सारे इसके पार्ट हैं। और ये खड़ा किया गया था एससीओ एज अ अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न मॉडल। असल में नेटो की तरह इसको खड़ा करने की कोशिश की गई थी। नेटो असल में जो वेस्टर्न यूरोप है, यूएसए और कनाडा, इनके बीच का अलायंस है, एक सिक्योरिटी अलायंस है। कुछ उसी तरह एससीओ को पहले इमेजिन किया गया था कि सब देश आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे, किसी पर हमला हुआ तो सब अपने ऊपर हमले की तरह उसको देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, एससीओ उस तरह बन नहीं पाया। तो एससीओ असल में सिक्योरिटी पैक्ट होने के बजाय बस एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया जहां ट्रेड या सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशंस होती हैं। इनका इनिशिएटिव है एक रैट्स इनिशिएटिव, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका इस्तेमाल भारत करता है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि भारत वहां से यूरेनियम, ऑयल वगैरह इंपोर्ट करना चाहता है, ईरान के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए, चाइना और रशिया के साथ और कोलैबोरेट करने के लिए। तो एससीओ के 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं, क्या इसका रोल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हुई एससीओ की बात। मैंने इसका मैप जानबूझ के नहीं लगाया कि आपको मुझे बताना है वो कहां पर है। अगले पर आते हैं जो है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असल में लेह में है, लेह लद्दाख। और ये ऐसी जगह लोकेटेड है जो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। 1987 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टैब्लिश किया गया। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खास बात यह है कि यहां से 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती हैं, एक श्योक और दूसरी नुब्रा। नुब्रा वैली के पास का रीजन है, देखिए यहां पर है काराकोरम का रीजन, ठीक है। यहाँ हेमिस ऑलरेडी नेशनल पार्क है, यहाँ काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ चैंगथैंग है। ये पूरा रीजन ना एलएसी के बहुत पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच का डिस्प्यूटेड जोन है, इसके आसपास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर आप और गौर से देखो तो ये काराकोरम रेंज है, यहाँ काराकोरम का वो इलाका है, नुब्रा रिवर, श्योक रिवर, ये वो 2 रिवर्स बहती हैं। यहाँ चैंगथैंग का पार्ट हो गया, यहाँ चैंगथैंग के पास पेंगोंग सो लेक है। तो ये एलएसी का रीजन यहाँ पास से गुजरता है। इसको एक और मैप में देखते हैं, यही वो रीजन है। यहाँ पर काराकोरम पास है, यहाँ इसके पास में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये वो दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप है जिसके कारण इंडिया और चाइना के बीच में विवाद और बढ़ गया था। भारत दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप को और डेवलप कर रहा है जिससे भारत की फाइटर जेट्स यहाँ पर आसानी के साथ उतर सकें। और इसी के डर से चाइना ने यहाँ एक तरह से झड़प स्टार्ट कर दी थी। पास में गलवान वैली है जहाँ लड़ाई हुई थी। लेह के ऊपर का इलाका है, यहाँ आपकी ये काराकोरम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रीजन पड़ता है। तो याद रखिए काराकोरम, दौलत बेग ओल्डी, गलवान, दुर्बक, ये काराकोरम के पास का रीजन कहाँ पर है वो ध्यान रखिए। अब ये रीजन असल में चाइना के कंट्रोल में है। एलएसी के इधर हालांकि भारत है, उधर चाइना है, पर वो कुछ हिस्से अभी तक चाइना के कंट्रोल में है, इसके बाहर के, इसलिए ये रीजन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन के पास है। तो ये लोकेशन हमें याद रखनी है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं नाइल रिवर बेसिन कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है ये असल में 13 अक्टूबर 2024 से आया है। 6 देशों ने इसको रेटिफाई किया है। नाइल रिवर में, नाइल बेसिन में कितनी कंट्रीज हैं? 11 कंट्रीज हैं। उनमें से 6 जो अपस्ट्रीम कंट्री है, देखिए रिवर, मान लो यहां से रिवर बह रही है, ठीक, रिवर यहां से स्टार्ट हुई, यहां से होते हुए जा रही है,
ये पहाड़ है, यहाँ से रिवर निकली, कुछ घर यहाँ हैं, कुछ घर यहाँ हैं, कुछ घर यहाँ हैं। तो जो रिवर जहाँ से निकली ना, फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो जो ऊपर के हिस्से हैं, ऊपर के देश हैं, उन देशों को आप अपस्ट्रीम कंट्री कहेंगे। रिवर जिधर की तरफ बह रही है उसको डाउनस्ट्रीम कहेंगे। जैसे हम इंडस की बात करें तो भारत अपस्ट्रीम है, पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम है। तो क्योंकि ये 11 देशों से गुजरती हुई रिवर्स हैं, 11 देशों को पानी पहुंचाती हैं, तो वहां पर रिवर को लेकर बहुत विवाद है। अफ्रीका में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो 6 अपस्ट्रीम कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया है, सीएफए को। सीएफए क्या करता है? ये बात करता है नाइल रिवर के पानी को ढंग के तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर बात करता है सभी रिपरेंट कंट्रीज के बीच में। ऑलरेडी एक एग्रीमेंट पहले यहां हुआ था। ये एग्रीमेंट जो हुआ था ना, वो तब हुआ था जब इधर अंग्रेजों का, फ्रांस का कंट्रोल हुआ करता था। तो इन लोगों ने इजिप्ट को फायदा पहुंचाते हुए एग्रीमेंट किया था। और इसका जो नया एग्रीमेंट हुआ, इसको विरोध कौन कौन कर रहा है? इजिप्ट और सूडान। इनका कहना है कि भाई ये जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो, ये असल में हमारे खिलाफ है, हम इसका स्वागत नहीं करते। तो क्यों ये इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि अगर ये एग्रीमेंट होता है तो हमारे हिस्से की पानी जो है बाकी देशों को मिल जाएगा। अभी ऑलरेडी जो पहले एग्रीमेंट हुआ था 1929 और 1959 में, इसमें इजिप्ट और सूडान को अराउंड 75% जो पानी है वो इजिप्ट को मिलता था, 25% सूडान को मिलता था। बाकी देशों को इससे लगभग बाहर की तरफ रखा गया था। यानी मेजरली जो पानी था वो इजिप्ट और सूडान अपने पास रख लेते थे, लेकिन बाकी देश जो है वो अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं। इसलिए अब इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, इन देशों ने इस नए एग्रीमेंट के साथ कोशिश की है कि वो अपना हक नाइल के पानी के ऊपर जमा सके। अब नाइल रिवर जो है, देखो नाइल रिवर ऊपर से नीचे नहीं आती, नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। ये यहाँ लेक विक्टोरिया के पास से निकलेगी रिवर, ये इस तरह होते हुए ऊपर होते हुए खार्तूम में आपकी रिवर जो लेक टाना से निकली, ये आपकी व्हाइट नाइल और ब्लैक नाइल से मिलते मिलते ही ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर इथोपिया में ग्रांड इथोपियन रेनासा डैम बन रहा है। ये डैम बनने के बाद इजिप्ट और सूडान को डर है कि इथोपिया ढेर सारा पानी स्टोर कर लेगा, जिससे इनके देश में पानी की कमी हो जाएगी, और इसलिए उसका ये विरोध कर रहे हैं। जबकि इजिप्ट ने खुद अपने देश में आसवान हाई डैम बनाया हुआ है, जो एक बहुत बड़ा डैम है, लेकिन इथोपिया में बनने वाला डैम उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, जो इसे GERD भी कहते हैं, गर्ड डैम। यानी वो डैम जो ग्रेट इथोपियन रेनासा डैम है, जिसको चाइना की फंडिंग और सपोर्ट से बनाया जा रहा है। इसको लेकर बहुत विवाद है वहां पर। तो इसीलिए अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस बात को लेकर है कि इथोपिया डैम ना बना ले, ताकि इजिप्ट और सूडान का पानी ना रुक जाए। तो इन दोनों देशों ने बार बार धमकियां दी कि हम अटैक कर देंगे आपके ऊपर, ये डैम बना तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस रीजन में कौन कौन सी रिवर कहां कहां से जाती है। नाइल रिवर असल में आप देखो तो लेक विक्टोरिया से कहते हैं व्हाइट नाइल निकलती है। ये खार्तूम का इलाका है जहां व्हाइट और ब्लू मिलती है, और फिर ये नाइल रिवर ऊपर होकर मेडिटेरेनियन में जाती है। यहाँ पर आपका स्वेज कनाल का रीजन हो गया, ये स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये स्वेज गल्फ है, गल्फ ऑफ स्वेज, ये रेड सी है, ठीक है। यहां से फिर आप आओ इजिप्ट, सूडान, इरिशिया, इथियोपिया, सोमालिया, ठीक है। नीचे आप आ जाओ तो ये कौन सा देश है? कीनिया, ठीक। कीनिया के बाद आपका नीचे तंजानिया वगैरह का रीजन आता है। तो ऑलरेडी जो इस बेसिन में युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, साउथ सूडान, इन जैसे देशों को चाहिए था कि हमें भी पानी मिले, तो उसकी डिमांड की बात हो रही है। तो आपको पता लगा व्हाइट नाइल कहां से आ रही है? लेक विक्टोरिया के पास से निकल रही है ये रिवर, ठीक है। दूसरी है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल लेक टाना से निकलती है, लेक टाना जो इथियोपिया में है। ब्लू नाइल यहाँ लेक टाना से निकली और यहीं पर ये ग्रेट रेनासा डैम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अब एक रिवर और बचती है जो ब्लैक नाइल भी कहलाती है, ठीक है। वो रिवर कौन सी है? तो ब्लैक नाइल कहलाने वाली रिवर को हम गौर से देखें तो यहाँ आपको अटबारा रिवर दिखेगी, ये अटबारा, इसको ब्लैक नाइल भी कहते हैं, ब्लैक नाइल, अटबारा रिवर, ठीक है। ये 3 रिवर्स मेजरली है जो सबसे बड़ी रिवर्स है, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल एंड ब्लैक नाइल, जो अटबारा से निकलती है, अटबारा रिवर भी कहते हैं इसको। इन तीनों रिवर से पूरे रीजन को पानी प्राप्त होता है। तो इन 11 देशों के बीच में विवाद लगातार बढ़ा हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज बेसिन का पार्ट है? इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, कीनिया, तंजानिया, कोंगो, ठीक है। मैं फिर लेके आता हूं आपको 11 की 11 रिवर्स जो कौन कौन सी है, जिसको हम एक बार देख लेते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया था। सूडान, लोकेशन याद कर लो, युगांडा याद रहेगा, विक्टोरिया के पास है, सूडान, साउथ सूडान, इजिप्ट के नीचे सूडान है, सूडान के नीचे साउथ सूडान है, सबसे नीचे आपकी रवांडा है, बुरुंडी, उसके बगल में युगांडा, जहां पर आपकी कौन सी, जहां से आपकी नाइल बेसिकली शुरू होती है लेक विक्टोरिया के पास से, तो वो भी पार्ट है। कीनिया, इथियोपिया और कोंगो, कीनिया, ये सारी की सारी इसकी पार्ट है। ये हो गई नाइल रिवर बेसिन की कहानी। नाइल रिवर बेसिन में कौन कौन से देश हैं? 3 रिवर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? ब्लैक नाइल, जिसे हम कौन सी रिवर कहते हैं? अतबारा रिवर भी कहते हैं। व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल सबसे नीचे से आ रही है, ब्लू नाइल इथोपिया से आ रही है, और अटबारा भी वहीं से आ रही है, लेक टाना से निकल रही है, ठीक है। तो तीनों रिवर्स, तीनों की कहानी क्या समझ लिया हमने। GERD जो बड़ा सा डैम बन रहा है, किसके ऊपर बन रहा है? ब्लू नाइल के ऊपर। कहां बन रहा है? इथियोपिया में बन रहा है। इजिप्ट में ऑलरेडी एक बड़ा जो
आसवान का हाई डैम है बना हुआ है। तो पहले इजिप्ट और सूडान को बहुत ज्यादा पानी मिलता था इसका, अब ये लोग आपस में एग्रीमेंट करके नीचे वाली कंट्रीज जो है वो चाह रही है कि हमें ज्यादा पानी मिले। ये ज्योग्राफिकली आपको नीचे दिख रही है लेकिन रिवर्स यहीं से जाती है, सो दे आर ज्योग्राफिकली अपस्ट्रीम रिवर्स, ठीक है, अपस्ट्रीम कंट्रीज। हमें उल्टा लगता है कि भाई रिवर ऊपर से नीचे आ रही होगी, पर नाइल यहां से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये क्लैरिटी मिल गई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लेबनान की। लेबनान में असल में जो साउथ लेबनान है वहां पर ना, ये जो हिस्सा है साउथ लेबनान का, इजराइल के ठीक ऊपर जो हिस्सा है, इसी रीजन में हिजबुल्ला बहुत ज्यादा एक्टिव है। हिजबुल्ला ग्रुप है जो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन यहां पर बहुत सारा विवाद है। साउथ लेबनान में यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी रहती है, जिन्हें यूएन इंटरिम फोर्स कहते हैं। ये लेबनान के एक रीजन में है जिसके ऊपर इजराइल की फोर्सेस ने उनके एक गेट को उड़ा दिया साउथ लेबनान में। इसीलिए यूनाइटेड नेशन की जो इंटरिम फोर्स वहां पर है उसने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप कहोगे भाई जब इतना विवाद है तो वहां पर यूएन कर क्या रहा है, जब यूएन की फोर्सेस लेबनान में हिजबुल्ला क्या कर रही है, तो थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। पहले देखो लेबनान की लोकेशन कहाँ है। ये देखो, अभी हमने देखा इजिप्ट जहां पूरा विवाद चल रहा था, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा के ऊपर जाओगे तो यहाँ इजराइल है, यहाँ जॉर्डन है। इजराइल यहाँ आपका आ गया, ये रहा गाजा का स्ट्रेट, ठीक है। इजराइल के ठीक ऊपर है लेबनान। ये नीचे का हिस्सा जो लेबनान का है, इट इज साउथ लेबनान। साउथ लेबनान में मेनली सबसे ज्यादा पावरफुल कोई ग्रुप है तो वो है हिजबुल्ला। लेकिन असल में ना लेबनान में बहुत से देशों के बीच में विभाजन हुआ पड़ा था। लेबनान में कई सारे रिलीजियस ग्रुप एक्टिव हैं, जैसे शिया ग्रुप्स भी हैं, सुन्नी ग्रुप भी है, क्रिश्चियन भी है। तो यहां पर जो पावर एग्रीमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि इस देश में प्रेसिडेंट जो है वो क्रिश्चियन होगा, ठीक है। आपका स्पीकर ऑफ जो वहां का पार्लियामेंट है वो शिया, और प्राइम मिनिस्टर सुन्नी। ये डिवीजन ऑफ पावर है यहां पर, इस तरह से पावर को डिवाइड किया गया था। पहले शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस के तीनों की तीनों अपनी मिलिट्री हुआ करती थी, तीनों के अपने मिलिटेंट ग्रुप हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहां सालों तक सिविल वॉर लड़ी गई थी। तो इन सिविल वॉर में इनके ऊपर कभी सीरिया ने हमला कर दिया, कभी इजराइल ने हमला कर दिया। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है। लेबनान के ऊपर अलग अलग समय में अलग अलग तरह की सिविल वॉर लड़ी गई। सिविल वॉर का हाल यह था कि लेबनान के साउथ में यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस तक पहुंची थी शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन बाद में इन देशों ने एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत पावर डिसाइड की गई कि सभी मिलिटेंट ग्रुप जो है अपने हथियार डाल देंगे, और सीरिया यहां से बाहर निकल गया। और ईरान ने कहा कि ठीक है हम भी सपोर्ट करेंगे, यहां पे सब हथियार डालेंगे, केवल एक ग्रुप को हथियार रखने का अधिकार होगा, एक मिलिटेंट ग्रुप को। जिस मिलिटेंट ग्रुप को हथियार रखने का अधिकार दिया गया उस ग्रुप का नाम था हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को ये स्पेशल अधिकार इसलिए दिया गया था क्योंकि 2006 में इजराइल ने युद्ध किया था लेबनान से, जहां पर हिजबुल्ला ने बहुत स्ट्रांगली लेबनान से इजराइल को खदेड़ने में एक बड़ा रोल निभाया था। तो सभी ग्रुप्स ने कहा चलो ठीक है, हिजबुल्ला के पास हथियार है तो बेचारा इजराइल से लड़ता रहेगा, कोई बात नहीं है। तो हिजबुल्ला के पास हथियार रखने का राइट था, लेकिन उसके अलावा यहां पर और हिंसा ना हो इसलिए यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी साउथ लेबनान में हुआ करती थी, और अभी भी है, उनका ऑफिस भी है। तो इजराइल की फोर्सेस ने इस बार यूएन के उस ऑफिस के गेट को उड़ा दिया, इसलिए विवाद हो गया। तो लेबनान का वो हिस्सा कहां है जहां पर ये ऑफिस था? साउथ लेबनान में। लेबनान की राजधानी है बैरत। लेबनान के आसपास कौन सी कंट्री है? एक तरफ सीरिया है, एक तरफ इजराइल है, और इधर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। यहां जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है, कौन सा हिस्सा है? ये है गोलन हाइट्स, जो पहले सीरिया का हुआ करता था, अभी इसका इजराइल का इसके ऊपर कब्जा है। नीचे वाला हिस्सा जो यहां पर आप देख रहे हो ये हिस्सा है, इस हिस्से का नाम क्या है? इस हिस्से का नाम है सिनाई पेनिनसुला। ये असल में इजिप्ट का हिस्सा है, लेकिन एक समय में इसके ऊपर भी इजराइल का कब्जा हुआ करता था। जब इजिप्ट ने अपने संबंध इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किए थे तब इजराइल ने इजिप्ट को ये सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया कि भाई ठीक है रख लो, लेकिन अभी भी गोलन हाइट्स के ऊपर ये कब्जा जमा के रखा हुआ है। तो इसलिए जब भी इजराइल की जंग होती है ना, तो गाजा में हमास है जो बमबारी करता है, साउथ लेबनान में हिजबुल्ला बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ, यहां से बमबारी होती है, सीरिया भी यहां से अटैक करता है, और सीरिया के बाद इराक और ईरान, ये दो देश जो हैं यहां शिया ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। शिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान, इस पूरे इलाके में शिया ग्रुप्स एक्टिव हैं। तो ये यहां से इजराइल के ऊपर बमबारी करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ईरान का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए हमास को, हिजबुल्ला को, और नीचे यमन में यहां पर रहते हैं हाउती रिबल्स। हाउतीज को भी ईरान सपोर्ट करता है, हाउती भी एक शिया ग्रुप है। इन सब में, ईरान में, यमन के हाउतीज में, इराक में सीरिया के असद अल बशर जो वहां रूल करते हैं, हिमसेल्फ शिया, उसको, और लेबनान में जो शिया मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, इसको भी ईरान सब सपोर्ट करता है, और वहां से इजराइल के ऊपर हमले करते हैं। तो अभी इन हमलों में इजराइल ने गलती से वहां के यूएन ऑफिस को उड़ा दिया, गलती से क्या जानबूझ के भी हो सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्स वहां पर है, जो शांति बनाए रखने के लिए है, उसने इसका भारी विरोध किया। यहां जो कुछ नाम है वो आप याद रखिए, माउंट लेबनन, ठीक है, बैका का रीजन, ये वो इलाके हैं, बैरत इनकी राजधानी है, त्रिपोली,
ये भी नॉर्थ लेबनान का एक इंपॉर्टेंट शहर है। ये नाम आपको याद रखना है कहां पर है। पास में सीरिया है जिसकी राजधानी दमिश्क है। सुनते होंगे आप कि इजराइल अक्सर दमिश्क पे भी बम गिरा देता है। क्यों? क्योंकि भाई इन्हें लगता है कि ईरान वाले दमिश्क के थ्रू लेबनान में भी अपने हथियार भेजते हैं, चलो दमिश्क को ही उड़ा दो। तो ये लड़ाई इसलिए चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है। इजराइल के ऊपर लेबनान, लेबनान का निचला हिस्सा साउथ लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव है, लेकिन यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी काफी टाइम से वहां पर है, तो ये उसको लेकर विवाद है। ठीक, गाजा कहां पर है? यहां गाजा है, गाजा में हमास है। ये है कौन सा? ये है, इस इलाके को क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में फाता रूल करती है। फाता एक ग्रुप है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, जो यहां पर रूल करती है। अब यहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस कहां पर है? लेबनान में, साउथ लेबनान में। लितानी रिवर भी है, यहां टायर का रीजन है, यहां इनका हेडक्वार्टर्स है, और यहीं पर थोड़ा हमला इन्होंने कर दिया जिसको लेकर विवाद हो गया। ये यहां पर क्या करने के लिए थे? यहां पे थे कि इजराइल की फोर्सेस लेबनान से निकल जाएं, इसके लिए 10,000 के आसपास यहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, जिसमें इंडिया की भी फोर्सेस यहां पर हैं। इसलिए इसका नाम, जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साउथ लेबनान का UNIFIL हेडक्वार्टर्स, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस लेबनान। अभी तक यहां से इजराइल पूरी तरह से निकला नहीं है, लेबनान का भी हमला होता रहता है, इसलिए विवाद की जड़ यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा गोलन हाइट्स जो है, वहां पर भी यूनाइटेड नेशंस का एक ऑब्जर्वर फोर्स का जोन है, जहां यूएन ऑब्जर्व करता है कि भाई विवाद ना बढ़ जाए। ठीक है, क्लियर है आइटम? आगे बढ़ते हैं। रशिया के ट्रैवलर आफनास्की निकितिन, ये असल में रशियन आर्टिस्ट ने हाल ही में कोजिगोडे केरला में एक परफॉर्मेंस किया, जहां पर रशिया के ट्रैवलर आफान्स्की नितिन के 555 साल पूरे हुए हैं, इसकी खुशी में। जो निकितिन थे, ये रशिया के एक्सप्लोरर थे जो इंडिया पहुंचे थे वास्को द गामा से भी पहले, और ये गुजरात में पहले उतरे थे, खंबात में, और 1469 में उन्होंने यात्रा की थी। इनके नाम पर यहां पर एक सी माउंट है इंडियन ओशन में, जो इनके नाम पर है, निकितिन सी माउंट। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर है निकितिन सी माउंट? सेंट्रल इंडियन ओशन में, जस्ट इंडिया के नीचे की तरफ, सिंगापुर के पास। सिंगापुर और आपके इंडोनेशिया के डिस्टेंस में ये रहा निकितिन सी माउंट। नाम याद रखिए, निकितिन सी माउंट किसके नाम पर है? रशियन ट्रैवलर निकितिन के नाम पर। अफान्सी निकितिन जो एक ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे, यहाँ चेन्नई में हाल में ही वो चेन्नई में नहीं, वो लैंड हुए थे गुजरात में, और कोजिगोडे केरला में, वहां पर इनके लिए एक प्रदर्शन किया गया था, आर्ट परफॉर्म किया था कंसर्ट में। तो नाम भी याद रखना आप। ठीक, निकितिन सी माउंट, इनके नाम से जो एक पोस्टल बैलेट है वो भी रशिया ने जारी किया था। इंडिया आई थी वास्को ड गामा से भी पहले। तो इंडिया रशिया के संबंधों को भी दिखाता है। रशिया को लेकर जब बात हो रही है तो एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हाल में ही नॉर्दर्न सी रूट में शिपिंग बढ़ाने की बात की गई है। नॉर्दर्न सी रूट कहां पर है? ये शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है जो यूरोप और एशिया को जोड़ सकेगा, लगभग 5,600 किलोमीटर से। ये रूट क्या है? ये रूट असल में गुजरेगा कारा स्ट्रेट, बैरन स्ट्रेट और कारा सी से। ठीक है, जो बेरिंग स्ट्रेट पे एंड होगा। देखो नॉर्मली अभी जो, अगर आपको रशिया के साथ यूरोप आना है या कहीं और ट्रेड करना है तो आप सेंट पीटर्सबर्ग का रूट लेते हो, यानी आप या तो यहां से निकलोगे रशिया से होते हुए, ये अभी रूट है ट्रेड का। लेकिन यहां से ना पहले बर्फ हुआ करती थी आर्कटिक ओशन में, अभी बर्फ पिघल रही है। इस बर्फ के पिघलने की वजह से यहां से नया रूट बन रहा है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। यानी आप यूरोप से एशिया, जापान, यूरोप, यहां से आराम से आप पहुंच पाओगे। तो इधर बेरिंग स्ट्रीट है, और ये बेरिंग स्ट्रीट को पार करते हुए आप यहां से आराम से पहुंच पाओगे। भारत से रशिया का नया रूट भी डेवलप होता है, व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई, ताकि इस रूट से ट्रेड हो पाए। नहीं तो आमतौर पे भारत का भी रूट यही हुआ करता था, बहुत बड़ा रूट। लेकिन अब ये आर्कटिक भी पिघल रही है, जो एक नया रूट डेवलप करेगी। नया रूट क्या डेवलप होगा? मान लो यूके से ना, अब यहाँ नॉर्वेजियन सी से होते हुए सीधा बैरन सी को पार करके, कारा सी को पार करके आप यहाँ से लेप्टेव सी से होते हुए बेरिंग सी में पहुंच सकते हो। तो ये वो रूट है, रशिया और अलास्का के बीच में गुजरते हुए आप यहाँ जाओगे। ठीक है, आप ग्लोब के ऊपर से देख रहे हो, आर्कटिक ओशन का नया रूट, इसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट है वो देख लीजिए, लेप्टेव सी, कारा स्ट्रेट, बैरन सी, और ये रहा आपका बेरिंग सी। ठीक है, ये पूरा रीजन नॉर्दर्न सी रूट। ये कौन सा स्ट्रेट था? हमने भी देखा था, अलास्का और रशिया के बीच में। स्ट्रेट का क्या नाम था? अभी हमने कनाडा के टाइम में रिवाइज किया था, इसको नाम बताइए मुझे, क्या नाम है इसका? इस स्ट्रेट का नाम क्या है? बेरिंग सी के पास क्या है? तो बेरिंग स्ट्रेट ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ लेप्टेव है, यहाँ कारा सी का स्ट्रेट है, यहाँ बेरिंग सी है, ये ग्रीनलैंड सी है। ये नया रूट डेवलप होगा क्योंकि आर्कटिक पिघल गई है, तो आर्कटिक पिघलने की वजह से एक नया रूट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, विच इज नॉर्दर्न सी रूट, जो इजिली कनेक्ट कर लेगा आपके रशिया को, कनाडा को टू यूरोप। ये एक शॉर्ट रूट होगा, नहीं तो नॉर्मल रूट बड़ा वाला आपको घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है, इंडिया के प्रेसिडेंट की विजिट हो रही है अल्जीरिया में। पहली बार इंडियन प्रेसिडेंट अल्जीरिया विजिट कर रहे हैं, ताकि भारत अल्जीरिया के बीच में संबंध डेवलप हो। ज़्यादा हमारा इनके साथ रिलेशन अभी तक है नहीं, लेकिन अब हम इनके साथ और डेवलपमेंट करना चाहते हैं।
और अल्जीरिया की लोकेशन हम देखें तो अल्जीरिया एक ऐसी देश है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ माउंटेन है और डेजर्ट है। तो यहाँ पर एटलस माउंटेन है प्लस सहारा के रीजन में पड़ता है ये, तो बहुत सारे यहाँ पर डेजर्ट इस रीजन में है, जिसमें आपका माउंट तहात, कॉन्स्टेंटीन, ये पूरा का पूरा जो सैंड सी है, ग्रैंड अर्क सैंड सी, बहुत बड़े बड़े डेजर्ट यहाँ पर है। इट इज़ अल्जीरिया। अल्जीरिया के पास है मोरक्को और इसी रीजन में पड़ता है आपका मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक स्ट्रेट है। तो आप याद रखिए अल्जीरिया की लोकेशन कहाँ पर है। अल्जीरिया का पहले एक नंबर देख लेते हैं। $1.7 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड है इनके बीच में, जिसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और कोशिश है लगातार कि हम अब स्पेस एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम और ज़रा वीज़ा वेवर एग्रीमेंट करें ताकि वीज़ा ना देना पड़े डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए भी। प्लस अभी 3000 इंडियन 3800 लोग इंडिया के वहाँ काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ और डेवलपमेंट और फोकस करना चाह रहे हैं। अल्जीरिया की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। अल्जीरिया किन देशों के बीच में है, तो मोरक्को और ट्यूनीशिया के बीच में है। ये देखिए ये मोरक्को है, और जो सहारा डेजर्ट है ना असल में मेडिटेरेनियन के इस पूरे रीजन में अल्जीरिया, लीबिया, यहाँ पर है ट्यूनीशिया। तो अल्जीरिया के आसपास की कंट्री कौन कौन सी है, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, इधर आप आ जाओ तो मॉरिशियाना, माली, नाइगर, इनके साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है, ठीक। लीबिया का नाम आपको याद होगा, त्रिपोली के यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। लीबिया के लीडर कौन थे, गद्दाफी। और हमने अभी इजिप्ट की कहानी पढ़ी, तो अब आपको इतना याद होगा, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये हिस्सा जो ऊपर वाला है ना, इसे मेडिटेरेनियन का रीजन कहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अलग होता है। और इसके बाद ये जो रीजन है ये सहारा डेजर्ट का रीजन है। फिर नीचे आपका सहेल का रीजन आता है, जो ट्रांजिशन जोन है। इधर ना डेजर्ट है ना नीचे का जो आपका ट्रॉपिकल और जो ग्रीन ग्रासलैंड है उससे अलग टेम्परेचर यहाँ पर होता है। सहेल इज लाइक अ बीच वाला रीजन जो ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। तो हमने देखा अल्जीरिया कहाँ पर है, मेजोरिटी ऑफ फॉरेस्ट यहीं पर है। जो डेजर्ट है इस देश में पूरी की पूरी डेजर्ट ही है। यहाँ पर आपको एटलस माउंटेन्स हैं, कुछ हिस्सा इसका मेडिटेरेनियन सी कोस्ट के पास, एल्गर का रीजन, ये सारे इनके ऊपर पहले फ्रांस का कंट्रोल हुआ करता था। फ्रेंच स्पीकर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये आपने देख लिया भाई सारा डेजर्ट कहाँ कहाँ तक स्प्रेड है। मोरक्को में सारा डेजर्ट नहीं है, अल्जीरिया से ही आपका मेजरली स्टार्ट होता है। नीचे वेस्टर्न सहारा और मॉरिशाना में है, लेकिन ऊपर मोरक्को के बाद से डेजर्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको दिखेगा, ये आपका सहेल का रीजन है। फिर नीचे आप देखो तो आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, जो ट्रॉपिकल जोन आ जाएगा, या फिर आपका जो ग्रासलैंड है सवाना का, वो सारा यहाँ का दिखेगा आपको इस रीजन में। इट इज़ योर सहेल रीजन, सहेल कंट्रीज कहते हैं। और ये पूरा डेजर्ट का रीजन है। यहाँ आपको हल्की हल्की हरियाली दिखाई देगी। इधर मोरक्को का रीजन आ गया, ये जिब्राल्टर का स्टेट हो गया, ये पोर्टुगाल आ गया आपका, स्पेन, पोर्टुगाल। इधर कौन सा पेनिनसुला है मुझे बताइए, आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं इसको। ये मेडिटेरेनियन सी कोस्ट है। तो यहाँ आपका मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे रीजन इस कंट्री में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इस तरह आपको नाम ऊपर के मेडिटेरेनियन कोस्ट की सारी कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे। नीचे भी हमने कर ही लिया, इजिप्ट है, सूडान है, इथोपिया है, सोमालिया है, साउथ सूडान है, यहाँ कीनिया, तंजानिया। इस तरह से आप कंट्रीज को एक एक रीजन के थ्रू याद कर सकते हो। इधर तो हमें याद ही है, इजिप्ट हो गया, यहाँ इसराइल है, इसराइल के ऊपर लेबनन है, लेबनन के इधर सीरिया है, यहाँ पर आपका इराक है, इराक के बाद ईरान है, सीरिया के नीचे यहाँ कौन सी कंट्री है, जॉर्डन है, इसराइल से इसका बॉर्डर भी लगता है जॉर्डन का, ठीक है। जॉर्डन के बाद कौन सी कंट्री है मुझे बताइए, सऊदी अरेबिया है या कोई और कंट्री है। नीचे आपका यहाँ पर यमन है, ये पूरा सऊदी अरेबिया ही हो गया, ठीक है। इधर ओमान, कुवैत वगैरह आपके आ गए। तो ये इस तरह आप मैप को याद कर सकते हो लोकेशन वाइज, ठीक है। तो अल्जीरिया की अफ्रीका की 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो, और अल्जीरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखने में छोटी लग रही है पर बहुत बड़ी है ये। हमने इसके आसपास की कंट्रीज को कवर पहले ही कर लिया। 90% क्या है ये, डेजर्ट है। 10% ऊपर का इलाका जो है इनका, यहीं पर डेजर्ट नहीं है, बाकी डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो इनका इधर वाला मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, नीचे इनका पूरा ड्राई क्लाइमेट है। यहाँ पर अरबिक और तमज़गियत बोली जाती है और फ्रेंच भी बोली जाती है। तो ये कहानी हो गई इसकी करेंसी है अल्जीरियन दिनार। तो इस तरह से आप इसके रीजन में जो लोकेशंस हैं वो याद कर सकते हो। स्पेन, पोर्टुगल, दिस इज आइबेरियन पेनिनसुला, दिस इज जिब्राल्टर, नाउ दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ठीक है। आगे आपको इजिप्ट, फिर इधर सूडान मिल जाएगा आपको। तो ये पूरी कहानी होगी इस रीजन की, ठीक। ब्रिक्स के रिगार्डिंग है। इनमें से पहली ब्रिक्स समिट रशिया में 2009 में हुई। 16th ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, 2015 में स्टैब्लिश हुआ। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2 बोथ, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। आपको करना यह है कि स्टेटमेंट समझनी है कौन सी सही है कौन सी गलत है और करेक्ट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में। करतारपुर गांव रिवर सतलज के वेस्ट बैंक पे सिचुएटेड है, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने 18 साल जिंदगी गुजारे थे।
ये जो कॉरिडोर बना था ये गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी के दिन नवंबर 12 2019 को लॉन्च किया गया था, और यहीं से लंगर का जो आइडिया है वो शुरू हुआ था, जिसको बाद में पूरी सभी गुरुद्वाराज में अडॉप्ट किया गया। आप बताइए क्या सही आंसर है, क्या गलत आंसर है। तो ब्रिक्स समिट 16th ब्रिक्स समिट अभी हो रही है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे, तो जो कहां पर है, कजान में। तो वो कि इंडिया में होगी 16 समिट, वो तो गलत हो गया। हालांकि जो पहली बार ब्रिक्स समिट हुई थी वो 2009 में हुई थी। देखिए, ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये शुरुआत हुई थी, जिम ओनाइल एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये चार कंट्रियां की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, 2008 के आसपास इन्होंने कहा था, 2006 में भी बोला गया था कि ये इकोनॉमीज बहुत तेजी से डेवलप करें और यही आगे की इकोनॉमीज को, वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करेंगे। तो उन्हें ब्रिक कंट्रीज कहा गया था, और उन्हीं ब्रिक कंट्रीज ने फिर एक साथ में मिलकर बात करनी शुरू की, और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। और अभी इसमें ब्रिक्स में इन पांच के अलावा ब्रिक्स प्लस के अंदर चार और कंट्रीज ऐड हो गई हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान। सऊदी अरेबिया को इनविटेशन भेजी गई थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, पर अभी उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो पहली जो इसकी समिट हुई थी वो हुई थी येकेटिनबर्ग, रशिया में। साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था, 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था। तो सनिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां उन्होंने इसको अटेंड भी किया था। ठीक, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इस बार जो ब्रिक्स में समिट हो रही है 16 समिट है, कजान में हो रही है, और इस बार का जो उनका थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया ने 3 बार होस्ट किया है, 2 साल पहले ही किया था, 2021 में, 2016 में और 2012 में। एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। फोर्टलीजा डिक्लेरेशन जो फोर्टलीजा में सबमिट हुई थी, वहां पर ये डिक्लेयर करके अनाउंस किया गया था। 4 नए मेंबर जुड़े हैं, बात सऊदी अरेबिया की भी थी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी इसको फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है, तो 5 पहले और 4 नए। अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया दो ऐसे देश हैं जिनको इन्वाइट किया गया था। अर्जेंटीना ने तो पहले ही मना कर दिया था, लेकिन सऊदी अरेबिया इनिशियली इंटरेस्टेड था और बाद में वो पीछे हट गए। तो अभी 5 और प्लस 4 9 देश हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगली चीज, क्वेश्चन की, जो बात कर रहा था किस टॉपिक के बारे में, जो बात कर रहा था, क्या टॉपिक था हमारा, हमारा टॉपिक था करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ये असल में इंडिया पाकिस्तान के बीच का एक कॉरिडोर है, जहां पर इंडियन पिलग्रिम्स गुरुद्वारा जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जाके, पर उस कॉरिडोर के अंदर ही आप रह सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते। ये 24 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था, और अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसकी वैलिडिटी एग्रीमेंट की, ताकि इंडियन पिलग्रिम्स आराम से गुरुद्वारा तक जा सकें। तो इंडिया से आप गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकते हो इस कॉरिडोर के अंतर्गत। तो ये पहला सवाल, ये रिवर रावी के पास लोकेटेड है, ना कि सतलज के पास। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत था। दूसरा, ये डेरा बाबा नानक श्राइन जो इंडिया में है उसको दरबार साहिब गुरुद्वारा से जोड़ता है पाकिस्तान में, एक कॉरिडोर के तहत। दूसरा स्टेटमेंट सही है, 50 बर्थ एनिवर्सरी के टाइम में ही स्टार्ट किया गया था। तीसरा भी सही है कि जो लंगर की शुरुआत हुई थी सबसे पहले करतारपुर कॉरिडोर के अंदर, जो यहाँ गुरुद्वारा है दरबार साहिब गुरुद्वारा, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी कि लंगर का सिस्टम स्टार्ट हुआ था सिख फेथ में, और जो बाकी सभी गुरुद्वारा में उसके बाद चालू हुआ, और ये पूरे देश भर में आज किया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स, जहां पर वीजा दिए जाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर में वीजा फ्री एंट्री है, आपको बस पासपोर्ट होना चाहिए और आप वहां जा सकते हैं। परमिट लेकर आप क्रॉस करके पाकिस्तान जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जाएंगे और फिर वापस आएंगे, इतना ही उसके अंदर अलाउड है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ लिया आपने। अगर आपने गलत किया है तो क्या गलत किया, क्या गलती की, ध्यान रखना है। इंडिया की समिट्स ब्रिक्स की कब कब हुई हैं, 2021 में। ठीक है, और कब हुई 2021 के अलावा, 2009 में पहली समिट के ऊपर। ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हुई, कजान में। कजान कहाँ लोकेटेड है, रशिया में। रशिया में जो समिट हुई, इसकी पहली थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये मल्टीलैटरलिज्म की कहानी क्यों है, देखिए, जब से ब्रिक्स शुरू हुआ इसका एक ही एजेंडा था कि ग्लोबल साउथ को पुश करना, ग्लोबल साउथ का एजेंडा आगे लेके जाना। ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका एक ही एजेंडा रहता है कि जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप कर रही हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा बनाया गया वर्ल्ड सिस्टम, जहां इसमें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएन है, इनमें एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज की दादागिरी चलती है। तो इनको तोड़कर कोई अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खड़ा करें जो डेवलपिंग कंट्रीज के दुख को समझते हुए उसके हिसाब से ऑपरेट करेगा। तो फिर हमने खड़ा किया न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंतर्गत। हमने खड़ा किया सेंट्रल करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट शुरू किया गया। कि क्या होता है ना कि अभी आपका देश अगर डूब रहा है तो आप आईएमएफ के पास जाओगे लोन मांगने, आईएमएफ कहेगा पहले हमें गारंटी चाहिए, हमारी शर्तें पूरी करो तब पैसा देंगे। तो इन सब से बचने के लिए ना सीआरए बनाया गया कि भाई पैसे दिए जाएंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू किया गया ताकि आसानी से लोन लिया जा सके। लोन यहाँ पर ऑलरेडी साउथ अफ्रीका को दिया जा चुका है, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एनडीबी, जिससे सस्ते दरों पर बिना किसी स्ट्रिंग्स के आपको लोन मिलता है।
इससे जो पार्टनरशिप है भारत की वो भी बढ़ेगी रशिया के साथ, चाइना के साथ। ऑलरेडी इस समिट के बाद इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें हमारा जो बॉर्डर पे बिल्कुल पेट्रोलिंग बंद हो चुकी थी, उसको लेकर एक एग्रीमेंट पर भी भारत और चाइना पहुंचे हैं, जहां से दोबारा पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक संबंधों में एक स्थिरता आती दिख रही है भारत और चाइना की। वो तभी हो पाया जब भारत के प्रधानमंत्री कजान पहुंचे रशिया में ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने के लिए। ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया ताकि और ज़्यादा ग्लोबली इन्फ्लुएंस इसका बढ़ सके। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके मेंबर थे। अब इसमें जो और मेंबर्स ऐड हुए हैं वो आप मान सकते हो ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई। ठीक है, मैंने ईरान 2 बार लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर होना सऊदी अरेबिया था लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, तो अभी 4 ही रहे हैं, नहीं तो 5 5 10 हो जाते। तो अभी 9 कंट्रीज हैं जिसके अंदर है। इसको सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है। ये 2 चीज़ें याद आपको रखनी है। ठीक है, ओके। देन वी गो अहेड एंड लुक एट की मैप को, तो आप देख ही नहीं कि भाई क्या है इसमें से। अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया, ये बाहर है। और सऊदी अरेबिया अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई करना है कि नहीं करना उनको, तो ये 2 देश बाहर हो गए। कहाँ हुई समिट? रशिया में। रशिया एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी है। रशिया की ज्योग्राफी अगर आप देखें तो, हालांकि पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था कनाडा के साथ ज्योग्राफी में, तो यहाँ पर जरा देखते हैं कि सबसे पहले यूरोप और एशिया तक फैला हुआ देश है ये। तो क्यों इसको कहते हैं कि पूरी यूरोप एशिया तक फैला हुआ? देखिए, यूरोप की जो बाउंड्री है ना, वो यहाँ उरल माउंटेन्स है। इस माउंटेन्स के इस तरफ, यानी इस माउंटेन के वेस्ट में जो भी इलाका है, इसे यूरोप कहा जाता है। उरल माउंटेन्स इज लाइक अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। उरल माउंटेन्स के इधर का इलाका यूरोप कहा जाता है, इधर वाला इलाका एशिया कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप लाइन खींचो ना, तो इधर वाली सारी कंट्रीज आपकी एशिया कहलाती है, इसलिए इसे यूरेशियन कंट्री कहते हैं। आधा यूरोप आधा एशिया। बड़े शहर इनके सारे यूरोप के साइड में है, लेकिन इनकी एक बड़ी ज्योग्राफी एशिया में पड़ती है। ठीक है, अब इस रीजन को अगर हम देखें, यहाँ पर ना एक चीज़ और है कि इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन से हैं, या इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से। उरल माउंटेन्स आपको पता लग गए, ये बाउंड्री हो गई। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट शहर मॉस्को यहाँ पर है। सेंट पीटर्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट इनका जो पोर्ट है वो यहाँ है। एक जगह और है जो बार बार न्यूज़ में रहती है, वो है व्लादिवोस्तोक। आपको मुझे बताना है व्लादिवोस्तोक कहाँ पर है। व्लादिवोस्तोक के साथ चेन्नई का कनेक्शन भी जोड़ा गया था। यहाँ कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, वो है कुरिल आइलैंड्स, जहाँ पर चाइना और सॉरी जापान और रशिया के बीच में विवाद है। ये वो जगह है। यहाँ पर सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। ये आपका कोलिमा माउंटेन्स है। ये रीजन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, ये ब्रेंगा माउंटेन्स है। साइबेरियन आइलैंड और साइबेरिया, ये आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ज्योग्राफी को एक बार देख लीजिए कि मंगोलिया के ठीक ऊपर का रीजन भी यहाँ पर आता है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चाइना और रशिया के बीच में बाउंड्रीज को लेकर था, जो रिजॉल्व हो चुका है लगभग। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है रशिया की। वोल्गा रिवर, ये यहाँ से बहुत फेमस रिवर है ये वोल्गा। फिर यहाँ इर्तिश, येंसी रिवर, ऑब रिवर, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सारी याद रहे न रहे, एक बार आपको दिखना चाहिए कि भाई अच्छा इनकी बाउंड्री कहाँ कहाँ लग रही है। तो फिनलैंड या एस्टोनिया हो गया, लैट्वियन कंट्रीज यहाँ पर हो गई, ये रहा यूक्रेन, ये रहा ब्लैक सी। ठीक, ये वाला हिस्सा है क्रीमिया, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्रीमिया है, ये ब्लैक सी है, यूक्रेन है। क्रीमिया के ऊपर ऑलरेडी कब्जा हो चुका है रशिया का। यहाँ पर कॉकेशियन माउंटेन्स है। ठीक है, कॉकेशियन माउंटेन्स की इधर आपका फिर एशिया स्टार्ट होता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान वगैरह। ये कैस्पियन सी है, ये आपका कजाकिस्तान, अरल सी, ये वो रीजन आ गया। तो ये आप ज्योग्राफी बेसिक एक बार देख लो, इसकी जरूरी है आपको समझनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। ब्रिक्स समिट में इस बार क्या इंपॉर्टेंट चीजें अनाउंस हुई? इस बार ये बोला गया पहले कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंक्लूसिविटी पे हम काम करेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग पे काम करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले एक ग्रेन को लेकर एक एग्रीमेंट किया है कि खुद का हम ग्रीन एक्सचेंज बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो गलत हो रहा है, युद्ध को सॉल्व करना चाहिए, एसडीजीज को अचीव करना है। कस हुआ। अगर आपको मैं पूछूं भाई मुझे एक बेसिक आप बैकग्राउंड बना के दो, मैंने सब कुछ मिटा दिया, अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या याद है, क्या क्या चीज़ें अनाउंस हुई हैं। तो आप क्या क्या मुझे बता पाओगे, ये बताओ। एक क्या चीज़ है, ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप की बात की गई। हेल्थ में क्या है, R&D वैक्सीन सेंटर। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन सेंटर। एक ग्रीन एक्सचेंज प्रोग्राम। और एक ब्रिक्स में क्या होगा, ब्रिक्स में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की बात की गई है। और ब्रिक्स के अंदर बात की गई है ग्रीन एक्सचेंज की, और एक री इंश्योरेंस कंपनी बनाने की बात की गई। प्राइमरी चीज़ें ये डिस्कस की गई हैं ब्रिक्स में इस बार। ठीक है, आई होप आपको याद रहेंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाबरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट की। कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर साइंटिस्ट ने बनाया कि एक फर्टिलाइजर बॉम्ब है। यानी यहाँ पर ऐसा देखा गया है
कि ये वो जगह है जहाँ पर एक मीटेरॉइड गिरा था जिसकी वजह से डायनासोर खत्म हो गए, और वो मीटेरॉइड बार्बेटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट के ऊपर गिरा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, और इस मीटेरॉइड की वजह से फॉस्फोरस और आयरन आया जिसने माइक्रोबल लाइफ को बढ़ावा दिया था, और इसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ी थी, और ऐसा एनवायरनमेंट बना था जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करने लग गए थे। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। इसका नाम है बार्बरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका बिल्कुल कोने में। देखो अफ्रीका के सबसे नीचे पहले आती है कंट्री। अगर आप अफ्रीका का मैप से ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ सबसे नीचे वाले हिस्से में आती है साउथ अफ्रीका। उसके कोने में जस्ट मोजाम्बिक की बाउंड्री के पास ये इलाका है। मैप पे देखते हैं एक बार। अगर हम देखें तो ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अंदर भी दो कंट्रीज हैं, एक तो ये लेसोतो है और दूसरा स्वाजीलैंड। लेसोतो कंप्लीटली साउथ अफ्रीका के अंतर्गत है। स्वाजीलैंड के ठीक ऊपर यहाँ पर ये है बैबरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट। ये रहा, रेड में भी दिख रहा है आपको। ये वो जगह है जहाँ पर असल में ये जगह है जिसको बोला गया कि फर्टिलिटी बॉम्ब है ये। तो अगर आपको बोला जाए बार्बरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में, स्वाजीलैंड के जस्ट ऊपर। ठीक है, ये आप समझ गए क्या है कहानी। ठीक, मोजाम्बिक इसकी बाउंड्री से है। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है? साइड में बोत्सवाना है, ऊपर जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, यहाँ पर मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक के इधर यहाँ पर पानी का इलाका होगा। उसके बाद क्या देश होगा जो टूटा होगा, लकड़ी का टुकड़ा जैसा दिखेगा आपको? वो देश है मेडागास्कर। ठीक है, तो ये वाली कहानी हो गई इस जगह की। आगे करतारपुर साहिब कॉरिडोर की हमने बात कर ली है ऑलरेडी। एक मैप पे मैं आपको और दिखा देता हूँ क्या है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पर ये गुरुद्वारा है। यहाँ डेरा बाबा नानक का जो ये इलाका है, यहाँ से आप इसमें एंटर करेंगे और आप बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जा सकते हैं। रावी रिवर है, रावी के बैंक पर ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी यहीं पर है। तो ये वो कॉरिडोर है जो 23 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास का है ये इलाका। बॉर्डर क्रॉस करके आप 2 किलोमीटर जाओगे तब आपको एक गुरुद्वारा मिलेगा। डेरा बाबा नानक से आप करतारपुर जा सकते हो। ये वो जगह है, रावी रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। तो याद रखिए रिवर का नाम रावी, ना कि सतलज, और प्लस कहाँ कनेक्ट करता है इसको। ठीक है, क्लियर है। आगे अब जब ब्रिक्स की बात हुई तो आपको पता ही है कि इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बातें की गई, जहां पर भारत और चाइना अब दोबारा पहुंचा है। एग्रीमेंट ये हुआ है कि रिजोल्यूशन किया गया 2020 के इश्यूज का, कि अब मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ घटाई जाएगी, और जैसे 2020 के पहले यहाँ शांति व्यवस्था थी वैसी स्थापित की जाएगी। एक मंथली मीटिंग होगी, कमांडिंग ऑफिसर्स की ट्रूप को रिड्यूस किया जाएगा, और जो ब्लॉक्ड एरियाज थे वहां पेट्रोलिंग दोबारा स्टार्ट की जाएगी। अब इसके अंदर भारत को क्या क्या मिलेगा वो तो, देमचौक के ऊपर अब दोबारा जो पेट्रोलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब 14 से 15 ट्रूप्स पर पेट्रोल जा सकेंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और ये भी माना गया है कि वाई जंक्शन को लेके जो पहले का सिस्टम था उसमें शिफ्ट देखा गया है। कैसे विड्रॉ होगी चीजें वो अभी तक कोई क्लियर नहीं है। वाई जंक्शन कहाँ पर है जरा बताइए मुझे, वाई जंक्शन किस जगह पर? इंडिया के लिए मिलिट्री प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है दौलत बेग ओल्डी, यह है काराकोरम पास। चाइना लगातार एंटर करने की कोशिश करता है कंसिस्टेंटली, और 2020 के बाद से कई जगहों पर युद्ध की स्थिति भारत के साथ बनी हुई है। तो अब कजान में कम से कम इसको रिस्टोर किया गया, चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। भारत और चाइना पर है। वाई जंक्शन डेप्सांग प्लेन के पास ही है जहाँ से ये हिस्सा कटता है दो हिस्सों में। ठीक है, तो यहीं पर जो इलाका है इसके पास में ही वो है दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जहाँ के बीच में ये डिटेल मैंने ऐड कर दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पर क्या है, क्या विवाद है। अगले टॉपिक पर आते हैं जो है एक टनल। जो टनल है वो टनल जाती है लेह तक, जिसे कहते हैं जेमोरे टनल। जेमोरे टनल पे ही अटैक हुआ था। यहाँ पर टेररिस्टों ने कुछ वर्कर्स को टारगेट किया था, और जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, और काफ़ी बुरा लगा था ये सबको ही कि आउटसाइडर्स जो भी कश्मीर के बाहर के हैं, वहाँ के टेररिस्ट उनको काउंटर करके मारने की तैयारी करते हैं, उनके ऊपर अटैक लगातार हो रहे हैं। तो जे मोरे टनल एक बहुत इंपॉर्टेंट टनल है जो जोजिला पास है उसको कनेक्ट करता, और ये कश्मीर के अंदर सोनमर्ग को जोड़ता द्रास के सेक्टर से। कंप्लीटली ये रीजन साल भर मैन्यूवरेबल हो पाए इसके लिए। तो ये असल में 6.7 किलोमीटर का टनल है, अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास का। जो डिस्ट्रिक्ट था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंदेरबाल। गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट पर ये टनल बनाया जा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में, और ये श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे जो है, ले हाईवे, इस पर है, और ये लगभग 8500 किलोमीटर की हाइट पर है। तो ये सोनमर्ग यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से लेह, श्रीनगर ले हाईवे तक एक अंडरग्राउंड टनल की कहानी है। जो टनल बनने के बाद इस रीजन में कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती, और बढ़ेगी ही। इसके ऊपर काम हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है ये। और इस टनल के ऊपर काम जो वर्कर्स कर रहे थे उनके ऊपर टेररिस्टों ने हमला किया, उनको जान से मार डाला। 7 से 8 लोगों की जानें गई, जो बहुत दुखद था। और ये टनल इसलिए न्यूज़ में था। तो जीमोरे टनल कहाँ पर है, जीमोर टनल कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। एक मैप के थ्रू हम देखते हैं। ये रहा वो टनल जो श्रीनगर ले हाईवे से कनेक्ट करेगा, और
ये 6.4 किलोमीटर का टनल बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सिचुएशन में जब मिनिमम टेम्परेचर -45 डिग्री तक गिर जाता है, उस सिचुएशन में भी यहाँ पर मूवमेंट हो पाएगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक गाड़ियाँ यहाँ चल पाएंगी। यहाँ पर वेंटिलेशन का सिस्टम दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल डेवलप किया जा रहा था जिसको आतंकवादी तबाह करके भारत की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, कश्मीर की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। तो जेमोरे टनल कहाँ पर है? कश्मीर में। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? गंदरबाल। कहाँ जोड़ता है? ये लेह और जो आपका श्रीनगर हाईवे है उसके आसपास जोड़ने वाला इलाका है। ये 1997 से ही इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है। कारगिल वॉर के बाद इंडिया को लगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, इसलिए इसके ऊपर काम और तेज़ी से किया गया। तो ये है जेमोरे हाईवे। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव में हाल में ही स्विट्जरलैंड ने इसे ज्वाइन किया है। क्या है भाई? ये असल में एक एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पूरे वेस्टर्न यूरोप के ऊपर लगा हुआ है। ये ऐसा है कि जैसे ही रशिया आपको अगर कोई हमला करेगा तो यूरोपियन कंट्रीज अपना डिफेंस सिस्टम साथ साथ लेकर ट्रेन करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। अगर कोई हमला हो तो कैसे एयर डिफेंस डेवलप करना है, ये उसकी कहानी है। तो स्विट्जरलैंड हमेशा एक ऐसी कंट्री मानी जाती है जो इन सब चीज़ों से दूर रहती है, वो हमेशा न्यूट्रल रहती है, लेकिन उसने इसको ज्वाइन किया है। ये दिखाता है कि कैसे चीज़ें और ज़्यादा आप ये समझिए कि उनकी कोशिश है कि रशिया का डर वहाँ कैसे बैठ चुका है देशों में, अब वो अपने आप को स्ट्रांगली एयर डिफेंस सिस्टम पे काम करने वाले हैं। तो यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव में स्विट्जरलैंड ने इसे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो बात करता है एजोरेस आइलैंड के ऊपर। एजोरेस आइलैंड कौन सा आइलैंड है? असल में पोर्तुगाल के पास ये एजोरेस आइलैंड है जो उनके कब्जे में भी है। यहाँ बहुत ऑर्गेनिक एक्टिविटी हो रही है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया है नॉर्थ अटलांटिक में। और ये अजोरस ट्रिपल जंक्शन के पास है। यहाँ पर माउंट पीको है। ये असल में आर्किपेलागो है, काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ज़रा इसकी लोकेशन देखते हैं अजोरस आइलैंड की। यहाँ पर है अजोरस आइलैंड। ठीक है, पोर्टुगाल और स्पेन, ये जो इलाका है जिस 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 जमीन के ऊपर दोनों बसे हुए जमीन का टुकड़ा, इसे कौन सा पेनिनसुला कहते हैं, ये बताइए मुझे आप। ये तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर है, ये जगह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, यहाँ है पनामा कनाल, यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस लैंड मास को क्या कहते हैं जिसमें स्पेन और पोर्टुगाल इसका पार्ट है? ऊपर कॉन्टिनेंटल यूरोप है, ये ब्रिटेन है, ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, ये आपको मान लो आगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का वो आ गया, प्लेट्यू हो गया। ये क्या कहलाता है? क्या इस जमीन का नाम है जहाँ पोर्टुगाल और स्पेन लोकेटेड है? अगले हफ्ते इसको डिस्कस करेंगे हम। बताइए मुझे, मैंने पहले बताया हुआ कई बार आपको, इस जमीन के टुकड़े को क्या कहते हैं। हमने पिछले हफ्ते मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, ये पूरा डिस्कस किया था कैसे कैसे कंट्रीज डिवाइडेड है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक आइलैंड की जिसका नाम है एजोरेस आइलैंड। इसके ऊपर कब्जा किसका है? पोर्तुगाल का। और ये रीजन्स को अगर आप देखो ना, इस रीजन में कई सारे आइलैंड्स हैं और माउंट पीको इसकी हाईएस्ट माउंटेन है। ये वो इलाका है, एक लार्जेस्ट मरीन जोन जो नॉर्थ अटलांटिका में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, वो यही है। ठीक है, ये भी हम समझ गए। बाकी आगे एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार थोड़ा बढ़ता दिख रहा है, वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, जहाँ पर हमेशा से हालांकि जो एक लाइन थी, इसे कहते हैं डीमिलिटाइज जोन, जहाँ आज इनकी सीमा रेखा है। कोशिश ये थी कि 38th पैरेलल, ये जो 38th पैरेलल यहाँ से गुजरता है, अगर आप इस मैप में भी देखें, ये 38th पैरेलल पहले बात की गई थी ऐसे बांटेंगे इसको, लेकिन बाद में ये अब जो डीमिलिटाइज जोन है, ये वो वाला रीजन है। यहाँ खबरें आती है बार बार, टनल मिलते हैं जो नॉर्थ कोरिया ने बनाए हैं कभी, तो साउथ कोरिया हमेशा परेशान रहता है इन हमलों से, इन दिक्कतों से। इसको रिजॉल्व करने की कोशिश बार बार की जाती रही है। तो ये कहानी हो गई कोरियन पेनिनसुला की। इसमें इसमें जो जहाँ भी बाउंड्री है वो है डीमिलिटाइज जोन, डीएमजी से कहते हैं। और 38th पैरेलल यहाँ से गुजरता है दोनों के बीच से। हालांकि इट इज नॉट द बाउंड्री, रिमेंबर इट इज नॉट द बाउंड्री, द बाउंड्री इज डीएमजेड, नॉट द 38th पैरेलल। एक समय में जब ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुआ था तो यहाँ बहुत ज़्यादा लॉसेस दोनों ही देशों को देखने पड़े थे। तो इधर कब्जा हो गया था कम्युनिस्टों का, इधर आ गए थे कैपिटलिस्ट। आज साउथ कोरिया एक पूरी तरह से डेवलप्ड इकोनॉमी है और इसके स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप कंट्रीज यूरोपियन से भी कई मामलों में बेटर है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक डिक्टेटरशिप है जिसके ऊपर किम जोंग उन का कब्जा है। वो लगातार इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और बहुत ही मतलब इनकी स्थिति बहुत बुरी है। सो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैप को एक बार थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। ये साउथ कोरिया है, इसमें सियोल आ गया आपका, इंशोन का इलाका यहाँ पर है, ये इनकी राजधानी है। कुछ इंपॉर्टेंट इलाके जैसे मैंने बोला आपको, ये रहा जेजू आइलैंड। ठीक है, यहाँ है जेजू स्ट्रेट, ये है कोरियन स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट के बाद ये जो एक आइलैंड है छोटा सा, ये है सुशिमा, जो जापान का आइलैंड है। इसलिए जब जब यहाँ नॉर्थ कोरिया बम फेंकता है इसके ऊपर तो जापान को भी डर लगता है भाई हमारे ऊपर ना गिर जाए कहीं। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर रेंगरी माउंटेन्स है। इनकी बाउंड्रीज दो देशों से लगती है, रशिया से और चाइना से। साउथ कोरिया तो लगभग एक ही इनका नेबर है,
नॉर्थ कोरिया, बाकी फिर यहाँ पर ओशन है, ओशन के बाद यहाँ पर आपको दिखता है क्लियरली जापान। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कहानी है इस जगह की। अब जरा ना एक चीज़ पे आए कि जो बातें हमने डिस्कस करी कितनी आपको याद है, कौन कौन सी लोकेशंस आपको याद है, कहाँ कहाँ पर क्या लोकेटेड है। इस मैप पर आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि भाई पहली बात जेजू आइलैंड कहाँ पर है, ठीक है, उसको लोकेट करिए। डीएमजेड कहाँ पर है, ये लोकेट करिए। ठीक, रावी के पास किस रिलीजियस श्राइन की बात की गई थी, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश है, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका के अंदर, पूरी उसी देश के अंदर कौन सा देश बसा हुआ है, 2 देश ऐसे हैं, उनका नाम बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरह रिवाइज करनी है, ठीक है, कि जो भी इंपॉर्टेंट नाम है वो आप मिस ना करो। डेप्सांग प्लेन कहाँ पर है, हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है, गलवान कहाँ पर है, ये सब याद होना चाहिए। बाकी एजोरस आइलैंड कहाँ पर है, एजोरस किधर है, इधर है एजोरस, कहीं और है एजोरस, एजोरस का बताना है मुझे आपको लोकेशन कहाँ है। फिर हमने साउथ अफ्रीका में स्पेसिफिकली एक फर्टाइल एक्सप्लोजन की बात की थी, उस जगह का नाम क्या था। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिवाइज करनी है। चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल, और बाकी जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।